हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं सिमरन मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। जैसा कि बच्चों आपको प्रॉमिस किया गया था कि मैं क्लास 9th का आपके लिए वन शॉर्ट लेक्चर लेकर आऊंगी, तो बस आपका यहाँ पे प्रॉमिस जो है वो क्या है, पूरा होता है। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप इसको बहुत अच्छे से बेटा पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी ये रामबाण होने वाला है, और जिन बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उसके लिए भी बेटा ये बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा क्लास को फटाफट से बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इतिहास बेटा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इतिहास आखिर बेटा होता क्या है। इतिहास की बेटा हम यहाँ पर बात करेंगे तो इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है। पहले सबसे पहले बेटा मैम हम यही देख लेते हैं, मैम इतिहास किससे बना है मिलकर। तो इतिहास जो है इसको अगर आपको पता होगा, इतिहास की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा जी, तो इतिहास, इतिहास को क्या कहा जाता है, इतिहास को कहा जाता है बेटा हिस्ट्री। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको हिस्ट्री कहते हैं। और ये हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया हुआ है। किस भाषा से आया हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से आया हुआ है, हिस्टोरिया। और आखिर इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है मैम, इस हिस्टोरिया का मतलब होता है अतीत की, क्या बोलेंगे हम, आपको अच्छे से पता है भाई। इस हिस्टोरिया का मतलब होता है बेटा जी खोज करना। क्या होता है, खोज करना। लेकिन जब हम इतिहास की बात करेंगे तो मैम क्या क्या खोज करना, आप इतिहास में जितनी भी चीजें पढ़ते हो ये ऐसे ही थोड़ी ना आ गई है बेटा, इसके तथ्य रहे होंगे। जब हमने इसकी क्या करी होगी, खोज करी होगी। तो खोज करने के बाद जब हमें कुछ प्रमाण मिले हैं तब जाके हमने क्या किया है, तब जाके हमने प्रॉपर एक बुक लिखी है, उसके बारे में पढ़ा है। बिना प्रमाण के हमने कोई भी चीजें नहीं करी हैं, और प्रमाण हमें तभी तो प्राप्त हुआ जब हमने क्या किया है, खोज किया है। तो बेसिकली इतिहास क्या होता है, अतीत की वे घटनाएं बेटा। क्या बोला मैंने, अतीत की वे घटना। अतीत मतलब क्या होता है भाई, जो पुराना हो चुका है उसको हम अतीत कहते हैं। यानी अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं। क्या लिखेंगे इतिहास में, हम लिखेंगे कि भाई अतीत में, आप देखो बेटा इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अगर मैं तुम्हें एक परिभाषा लिखा रही हूं या उसके बारे में कुछ बता रही हूं तो ऐसा नहीं है, आप इतिहास की अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई अतीत में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो जो निश्चित घटनाएं हो चुकी हैं उसको मैं पढ़ रही हूँ, उसको मैं अध्ययन कर रही हूँ, उसका मैं लेखन कर रही हूँ, दैट इज इतिहास। तो हमने क्या बोला, अतीत की वे निश्चित घटनाएं, निश्चित मतलब जो हो रखी है, जिसका हमें क्या पता है, जिसका हमें प्रमाण जो है वो मिला है, तथ्य मिला है। अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित घटित हुई हैं और जिनका हम लेखन अथवा अध्ययन करते हैं, जिनका हम लेखन और अध्ययन करते हैं। लेखन और अध्ययन करते हैं बेटा जी, लेखन और अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। आखिर इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं हम, जो पुरानी चीजें हो चुकी है उसको पढ़ने का मैम फायदा क्या है, अध्ययन करते हैं, इतिहास कहते हैं। आज हम अपनी मानव सभ्यता में बेटा जिस भी स्तर पर पहुंचे हैं वो अपने अतीत के कारण ही है। आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो अपने अतीत के कारण है ना, अतीत में जितनी चीजें हुई होंगी तब जाके हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब बेसिकली पुराने टाइम में जो भी हमसे गलतियां हो रखी हैं वो गलतियां हम दोहराएं ना, और जो अच्छी चीजें हुई हैं, अच्छी चीजें जो हमने करी हैं उसको हम रिपीट करें। इसी वजह से तो हम इतिहास को पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, हमने अपने इतिहास के बारे में बेटा पढ़ा कि ओके इतिहास में क्या होता है। अब हमने क्या देखना है कि जो इतिहास है, ये जो टाइम पीरियड है, अब इससे पहले कितना बड़ा टाइम पीरियड है मैम, तो भाई उस इतिहास को भी हमने 3 भागों में क्या कर रखा है बेटा, बांटा हुआ है। इतिहास की बात करेंगे
तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग मैम, ये बता दो मुझको। ओके, बता देते हैं कौन कौन से भाग। पहला भाग हमारे पास प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग हमारे पास मध्य इतिहास, तीसरा भाग हमारे पास आधुनिक इतिहास। ओके मैम, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, हमने क्या बोला? प्राचीन इतिहास। क्या बोला है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का मैम टाइम पीरियड कितना है? अब यहाँ पर टाइम पीरियड जो है बेटा 600 ईसा पूर्व। अब तुम बोलोगे मैम ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व का आप मतलब ये समझ लो कि एक ईस्वी मतलब कि जब ईसा मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ, उसको हम क्या मानते हैं? 1 ईस्वी। अब इसमें लिखा है 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। क्या बोला मैंने? ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम 600 ईसा पूर्व बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से लगभग 712 ईस्वी। देखो हर एक बुक में ये ईसा पूर्व अलग हो सकता है, टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो 712 ईस्वी यहाँ पर क्या है? हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 712 ईस्वी। ओके मैम, बहुत बढ़िया, हो गया प्राचीन इतिहास। अब हमारे पास क्या जाता है? मध्य इतिहास बेटा आ जाता है। क्या जाता है? मध्य इतिहास। मध्य इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो मध्य इतिहास का टाइम पीरियड क्या होगा? मध्य इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या होता है? 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से और 1707 ईस्वी। क्या बोला मैंने? 1707 ईस्वी, ये हमारे पास मध्य इतिहास हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? आधुनिक इतिहास। क्या आता है? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की बेटा बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास में हमारे पास 1707 ईस्वी से लेकर, क्या बोला मैंने? 1707 ईस्वी से लेकर, और आप वर्तमान काल तक पूरा आधुनिक इतिहास बेटा बोल सकते हो, वर्तमान काल तक भी बोल सकते हो, या फिर अगर आप भारत में 1947 तक का जो काल है वो आप कह सकते हो। तो वर्तमान काल तक आपका क्या चल रहा है? वर्तमान, ओ मैंने क्या लिख दिया बेटा, ये वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पीरियड हो सकते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास हमने बोला कि प्राचीन इतिहास होता है, मध्य इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है। प्राचीन इतिहास में क्या होगा? 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। देखो मैंने यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ईसा पूर्व मतलब 600 साल पहले, और उसके बाद 712 ईस्वी। ठीक है, मतलब ये मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 712 ईस्वी तक। ठीक है, ओके। 712 से 1707 और 1707 से वर्तमान जो काल है वो हमारा पूरा प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, पूरा आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं। ओके मैम, अब ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया? क्योंकि पहले आपको भौगोलिक पृष्ठभूमि जानने से पहले आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि आखिर हम चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और टाइम पीरियड हमने कौन कौन सा पढ़ना है। ओके, तो अब बेटा यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ना है कि यहाँ पर आप देखोगे कि परिभाषा, अब हमने इतना देख लिया। चलो अब थोड़ा सा हम भौगोलिक खोज की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, और तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर ये भौगोलिक खोज क्या होती है। भौगोलिक खोज का क्या अर्थ होता है? तुम बताओ, भौगोलिक खोज का क्या अर्थ है? भाई विश्व में इतने ज्यादा बड़े बड़े भूभाग हैं, विश्व में इतने बड़े बड़े भूभाग हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, अब अरब, ये हमारे पास हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका वाला महाद्वीप है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये सारी चीजें हैं ना। ठीक है, तो ये सब हमें पहले पता नहीं था, ये सब हमें पहले बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन बाद में इसकी क्या हुई? खोज हुई। तो भौगोलिक खोज का अर्थ होता है बेटा विश्व के उन भागों की खोज करना जिनका अस्तित्व इस धरती पर तो था परंतु हमें नहीं पता था। हम बिल्कुल एक कुएं के मेंढक की तरह होता है ना, कि कुएं के मेंढक को लगता है कि भाई यही पूरा संसार है, हमें भी ऐसे लगता था जहां हम रह रहे हैं वही एक धरती है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। विश्व के अन्य देशों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, 15वीं शताब्दी से 16वीं सदी में यूरोपीय देशों के द्वारा की गई समुद्री यात्राएं और नए मार्गों की खोज इस श्रेणी में क्या है?
आती हैं। तो इन्हीं के बारे में हमने क्या करना है, पढ़ना है। अब इन भौगोलिक खोजों का महत्व क्या था उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा ओके इतिहास क्या होता है देख लिया, क्योंकि हमने पूरी की पूरी अतीत की घटनाएं पढ़नी है, इसलिए हमें इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमने देखा कि आखिर ये जो इतिहास है हमने कौन कौन से टाइम पीरियड इसमें है। ओके बहुत बढ़िया। अब हमने भौगोलिक खोज की बात करी है कि इसका अर्थ क्या होता है। अब इसके महत्व की बेटा हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर इसका महत्व जो है वो क्या है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला है विश्व दृष्टिकोण में बदलाव। आप देखोगे जब हम किसी भी नई जगह पर जाते हैं ना, आप अपने घर में, अभी आप बिहार में हो, ठीक है, अब उसके बाद आप वहां से किसी, आप यूपी चले जाओ चलो, और यूपी से या फिर आप पहाड़ों की तरफ आ जाओ, ठीक है, तो तुम्हारा जो नज़रिया होता है बेटा जब आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। हमारा नज़रिया किससे बनता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ के जो आसपास लोग होते हैं उसी के हिसाब से हमारा दृष्टिकोण हो जाता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। लेकिन जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा नज़रिया उन लोगों के हिसाब से बदलता है कि यहाँ पे किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली चेंज। अब जब हम पूरे महाद्वीप ही चेंज कर दें, सोचो कोई यूरोप का व्यक्ति इंडिया आ रहा है तो उसका तो पूरा दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा ना, क्योंकि यूरोप में लोग कितने अलग हैं और इंडिया में लोग कितने अलग हैं। तो वही चीज़ होती है कि आप देखोगे नई जगहों की खोज ने यूरोपीय देशों के नज़रिए को बहुत ही ज़्यादा बेटा बदला। और जो भी अज्ञात क्षेत्र थे, अज्ञात का मतलब होता है जो हमें पता नहीं है, अज्ञात, अ मतलब होता है नहीं, ज्ञात मतलब जो हमें पता है, तो मतलब जो हमें नहीं पता है उन क्षेत्रों के बारे में हमें पता चला। दूसरा वैश्विक व्यापार का विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व में, और ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। व्यापार क्या होता है बेटा, व्यापार आपको अच्छे से पता है, आज के दिन भारत के अंदर इतने सारे व्यापार होते हैं। ये ऑनलाइन जो हम चीजें मंगाते हैं, खरीदते हैं, ये क्या है, ये किसी का बिजनेस है, ठीक है, किसी ने वो बिजनेस मॉडल बनाया और आज हम शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी उसका व्यापार है, क्या है, एक बिजनेस है। हम चीजें खरीदते हैं, उनको उससे थोड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब चीजों को खरीदना और बेचना, ये व्यापार के अंतर्गत आता है। यही चीज है बेटा, व्यापार की चीज हमने बनाई, किसी के उपयोग के लिए कोई चीज बनाई और फिर वो हमने बेची और फिर वहां से हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो वैश्विक व्यापार का विकास, पूरे विश्व में व्यापार अब अलग अलग जगहों पर क्या होने लगा। ओके यहाँ पे लिखा हुआ भी है, खोज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और मसाले, धातु, अन्य मूल्यवान जो वस्तुएं थी उसका आदान प्रदान होने लगा। वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति का क्या मतलब है भाई, आपने भौगोलिक खोजें करी हैं तो भाई मानचित्र, ये सब जो चीज़ें हैं बेटा उसका चित्रण होने लगा ना, तो मानचित्र चीज़ों में सुधार होने लगा। जब हम दूसरे देश गए तो वहाँ से जो भी वहाँ के देशों में खोज हुई थी वो हमारे देश में आई, हमारे देश में जो खोज हुई थी वो उनके देश में गई। इस वजह से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रगति हुई। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृति का आदान प्रदान। संस्कृति का आदान प्रदान, सभ्यता का आदान प्रदान। आप देखोगे आज हमारे देश में कितने ईसाई लोग बसे हुए हैं, देखते हो ना तुम, यानी ईसाई लोग बसे हुए हैं मतलब कि ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं। वो इस वजह से है क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसमें से कुछ जो भारतीय लोग थे या हमारे देश में जो भी रहने वाले कुछ लोग थे उन्होंने उन विचारों को पसंद किया और वो चीज़ अपना ली। सिंपल सी बात है ना। हमारे देश में देखो कितने धर्म के लोग हैं, तो यही चीज़ होती है बेटा संस्कृति का आदान प्रदान। जब यहाँ से कोई लोग जो है वो बाहर जाते हैं तो उन्हीं की तरह खान पान, वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही बोलने लग जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि वहाँ के विचारों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि वहाँ की संस्कृति को हम क्या करें, अपना रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तुमने देखा होगा बहुत सारे अंग्रेज और बाहर से लोग जब हमारे देश में आते हैं तो साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, यानी वो यहाँ की संस्कृति को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो होता है बेटा संस्कृति का आदान प्रदान। तो भौगोलिक खोजों के बहुत सारे महत्व हैं। पहली बात तो हमारा दृष्टिकोण चेंज हुआ, विश्व को देखने का, व्यापार बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ गया। उसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति हुई और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ये तो हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें कही हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं महत्व काफी ज्यादा था। जब परिणाम आएगा तो परिणाम में आप देखोगे कि इन खोजों का कुछ अच्छा परिणाम भी होता है और कुछ नेगेटिव परिणाम भी होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जो है कि अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं भौगोलिक खोजों का, क्यों हुई भौगोलिक खोजें,
आखिर उसका कारण क्या था, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा ना उस भौगोलिक खोज होने का। तो कारण बेटा ये था, पहली बात तो कि यहाँ पे व्यापार, व्यापार बहुत ही बड़ा कारण था भौगोलिक खोज होने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैम तो क्या पुराने टाइम पे व्यापार नहीं होता था? व्यापार करने के लिए लोगों को इतना ज्यादा व्यापार करने की क्या पड़ी हुई थी कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, समुद्र में जाना, इतने बड़े जहाज बनाना, समुद्र में जाके इतने लोग मरे भी तो होंगे जिन्होंने खोज करी होगी, हुआ होगा कुछ ऐसा भी हुआ होगा। तो फिर इतनी क्या आफत आ रही थी? क्या पहले व्यापार नहीं होते थे? क्या प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में व्यापार नहीं होते थे? तो बस बेटा जी यहाँ पे आप देखो, जब हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, जब हम बात करते हैं किस चीज की, प्राचीन इतिहास की बेटा जी बात किया जाता है, तो प्राचीन इतिहास में भी व्यापार होते थे, व्यापार होते थे, व्यापार होते थे। तो वो कौन सा, कहां से होते थे व्यापार? आप देखोगे भारत की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, भारत की अगर हम बात करेंगे ना, तो भारत में आपको ये गुजरात वाला क्षेत्र पता होगा, ठीक है। इस गुजरात वाले क्षेत्र में एक जगह आती है लोथल। कौन सी क्षेत्र आती है? लोथल। लोथल एक जगह, लोथल पुरानी, जब हम बोल रहे प्राचीन इतिहास में कुछ सभ्यता जब लोग रहते थे तो उस टाइम पे भी लोग व्यापार करते थे। और उस टाइम हमारे ये उस टाइम पे जो लोथल थी, ये जगह बेटा हमारे देश के अंदर मौजूद थी। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? हमें दूसरी देश की मुद्राएं। अब मुद्रा क्या होती है? आप देखो जैसे आज के टाइम पे पैसा होता है, रुपए होता है ना, उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे भी कुछ ऐसे सिक्के टाइप के कुछ होते थे। जैसे माना मेरा देश है, माना मैं यहाँ रहती हूँ, माना बेटा मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे देश की जो मुद्रा है उसमें क्या लगा है? एक सिक्का टाइप का है, सिक्के में मैंने मोर बना दिया, मोर छाप दिया, ठीक है, तो वो मेरे देश की मुद्रा हो गई। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, इनकी मुद्रा कुछ और हो गई, तो ऐसे मुद्रा थी। तो बेसिकली यहाँ पर जब हमने खुदाई करी तो हमें यहाँ पर बहुत सारे क्या मिले? सिक्के मिले। क्या मिले? मुद्राएं प्राप्त हुई, मुद्रा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? मुद्रा प्राप्त हुई दूसरे देशों की, दूसरे देशों की। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि मुद्रा प्राप्त हुई बेटा दूसरे देशों की, लोथल जैसी जगहों पे। इसका मतलब ये है कि व्यापार तो होता था, लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा, मोहरें मिल रही हैं, मुद्राएं मिल रही हैं, व्यापारिक संपर्क रहे, ये तो हमारे पास प्राचीन इतिहास की बात हो रही है। दूसरी बात करेंगे मध्य इतिहास, मध्य इतिहास। जब हम मध्य इतिहास की बात करते हैं बेटा, तो व्यापार तो हो रहा है, चलिए पहले व्यापार तो हो रहा है। अब थोड़ा पहले हम ये देख लेते हैं कि चलो प्राचीन काल में भी व्यापार होता था, यहाँ पे भी व्यापार होता था, तो आखिर ये व्यापार जो है वो कहाँ कहाँ से होता था? सबसे पहले हम इतना जो है वो क्या है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मध्य इतिहास में हम देखेंगे कि आखिर क्या चीजें हुई और क्या चीजें नहीं हुई। अब यहाँ पे देखो हमारा प्यारा भारत, क्या बना दिया मैंने बना दिया है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। दिस इज हमारा प्यारा भारत है। अब उस टाइम पे तो बेटा भारत था नहीं ना, इतने प्राचीन साल पहले तो भारत था नहीं। भारत आ गया, उसके बगल में क्या हो गया है? उसके बगल में हो गया है पाकिस्तान। मैंने लिख दिया PAK मतलब पाकिस्तान। उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान। जब ये व्यापार करते थे तो ये भी तो कहीं ना कहीं से करते होंगे ना, तो वो रास्ता बता रहे हैं हम कि आखिर ये पुराने टाइम पे जब यहाँ पर भी समुद्री व्यापार की खोज तो नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे ये व्यापार कहाँ से करते थे, वो चीज़ों को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बात करेंगे ईरान है, ठीक है, इराक है, और उसके बाद एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं तुर्की। क्या बोलते हैं बेटा? तुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्की। और फिर आता है हमारे पास दूसरा महाद्वीप जो है यूरोप। क्या है? यूरोप है बेटा जी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लोगों को व्यापार करना होता था तो वो स्थल खंड के माध्यम से करते थे। स्थल खंड क्या होता है? मतलब चलकर, जहाँ हम चलकर जा सकते हैं बेटा जी, वो हमारा क्या हो गया? स्थल खंड वाला मार्ग हो गया। तो आप देखो यहाँ से पाकिस्तान जाना, किसी यूरोप वाले को अगर यहाँ व्यापार करना होगा तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर छोटा सा एक सागर है,
जो भी है, ठीक है। यूरोप से वो कहाँ जाएगा, तुर्की, फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसा होते हुए वो कहाँ जाएगा, वो भारत आएगा। अब यहाँ पे मुश्किलें क्या होंगी, मुश्किलें होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी, पर मुश्किलों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि कोई दूसरा रास्ता बेटा कौन था। ये तो हमारे पास पहला रास्ता था, हमारे पास दूसरा रास्ता जो है वो क्या था, इसको देख लेते हैं। अब दूसरा रास्ता तो आपको वैसे मैं अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हो गया, एक दूसरा रास्ता था ये वाला, आपको पता है मध्य एशिया वाला, अरब वाला भाग हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा महाद्वीप है, दैट इज आपको पता है अफ्रीका वाला महाद्वीप है, और यहाँ पे ये वाला रास्ता होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी व्यापार होता था, ऐसा ऐसा करते करते यहाँ पे जाके, और तब यूरोप पहुंचा जाता था। ये पानी का माध्यम था थोड़ा सा, और ये यहाँ पर तो मतलब इनको इतने मार्ग पता थे। एक तो तुम्हें स्थल खंड वाला मार्ग पता था, एक तुम्हें पता है कि भाई यहाँ से एक रास्ता है, एक पता है यहाँ से एक रास्ता है, ये पता है। यहाँ पर बात करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाती है, फारस की खाड़ी। इधर वाला जो है वो फारस की खाड़ी है, इधर लाल सागर वाला भाग है। ये तुम डायग्राम में भी देख सकते हो, ये लाल सागर वाला भाग था और ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, फारस की खाड़ी हो गया, हमारे पास ये क्या हो गया, लाल सागर हो गया। तो ये फारस की खाड़ी होते हुए भी आता था, लेकिन यूरोप वालों को कहाँ कदम रखना पड़ेगा, अरब पर कदम रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। अरब पर कदम रखना पड़ेगा तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर लाल सागर होते हुए यूरोप जाना है। अब तुम देखो, यहाँ पर तुम्हें एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। लाल सागर वाला भाग दिख रहा है, ये रेड सी है बेटा, ये लाल सागर वाला भाग है, तो यहां से रेड कलर से ही बना देती हूँ ये वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ से लोग आते थे और उन्हें इधर जाना पड़ेगा, इजिप्ट साइड, ये वाला जॉर्डन वाला साइड जाना पड़ेगा, तब जाके ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और तब जाके ये यूरोप जो है वो क्या है, इधर साइड पहुंचेगा, ठीक है। और जो मैंने तुर्की बोला, जिसको इंग्लिश में टर्की भी कह देते हैं, ये था वो वाला रास्ता। देख रहे हो तुम, ईरान दिख रहा है तुम्हें, ये वाला ईरान है, ठीक है। मैंने पहले इराक ईरान लिख दिया ना, चलो कोई बात नहीं, पहले हमारे पास इराक और तब ईरान आना था, चलो कोई बात नहीं। फिर टर्की से होते हुए पूरा स्थलखंड वाला मार्ग है, तो ये तो पूरा जो है वो स्थलखंड वाला मार्ग था, ये पूरा जो है वो समुद्र वाला जो है वो क्या था, मार्ग था, ये दोनों मार्ग थे। और उसके अलावा आप देखोगे तो एक बीच वाला भी सी है। चलो और एक और हम डायग्राम देख लेते हैं, दैट इज ये देखो, दिख रहा है आपको, क्या बताया मैंने बताया पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे करते करते ये कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे जाते हुए ऐसा करते करते ये पहुंच रहा है, यहाँ स्थलखंड के माध्यम से यूरोप जा रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा रास्ता है, फारस की खाड़ी वाला, फारस की खाड़ी वाला रास्ता ये भी, और यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे कदम रखना पड़ेगा बेटा जी, क्या रखना पड़ेगा, कदम रखना पड़ेगा, इस भूमि पर कदम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाते हुए फिर ये यहाँ जाएगा। दूसरा हमारे पास कौन सा रास्ता है, लाल सागर वाला रास्ता। लाल सागर वाला रास्ता आप देखोगे इसके बगल में है, ऐसा ध्यान रख लेना, ये पूरा अफ्रीका वाला महाद्वीप है ना, इसके बगल में। तो यहाँ से ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता आपको जाएगा। तो तीन रास्ते दिख रहे हैं, एक ये वाला रास्ता डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, एक ये वाला रास्ता जा रहा है, और एक ये वाला रास्ता जा रहा है जो भूमध्य सागर होते हुए जाएगा, ठीक है। आ गया इतना समझ में, आई होप आपको आ गया होगा, मैं इसको हटा रही हूँ। तो ये रास्तों से पुराने काल में या पुराने टाइम पर क्या होता था, व्यापार जो है वो क्या है होता था। चलो बहुत ही बढ़िया है, चले व्यापार वगैरह होता था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत क्या थी, फिर दिक्कत क्या थी, दिक्कत आखिर क्या थी, दिक्कत तो पहले हमारे पास ये आ गई कि ये वाला जो रास्ता है, स्थलखंड वाला रास्ता, स्थलखंड वाला रास्ता, क्या बोला मैंने, स्थलखंड वाला रास्ता पहाड़ी रास्ता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पहाड़ी रास्ते हैं बेटा, पहाड़ी रास्ता था और कठिन था, और क्या था, कठिन था। चलिए, एक तो हमने बोला स्थलखंड वाला रास्ता पहाड़ी रास्ता था, वो कठिन था, ओके बाय। चलो ये वाला कठिन था, और अरब वाला तो ठीक था, ये भी बढ़िया था, हाँ मैम ये तो ठीक था, क्या है, सब कुछ बढ़िया था। चलिए अब
हमने क्या बोला? तो फिर दिक्कत क्या हुई? आखिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत बेटा दो तीन चीजों से दिक्कत जो है वो क्या हो रही है। दूसरा रास्ता हम आप देखोगे, दूसरा रास्ता है अरब वाला रास्ता। दूसरा रास्ता अरब देश का रास्ता, अरब देश का रास्ता। ठीक है, ये था। ओके, तो आप देखो जो हमारे पास तीन हमने बोले ना, हाँ ये हमने बोला, हमने कहा प्राचीन इतिहास में तो व्यापार होते थे, बढ़िया से ये क्या कर रहे हैं, तीन जो मैंने आपको रास्ते बताए, इन रास्तों से ये व्यापार कर रहे थे। मध्य इतिहास का जो शुरुआती दौर था ना बेटा, मध्य इतिहास का जो शुरुआती दौर था वहां पर बिल्कुल भी खोजें नहीं हुई, शुरुआती दौर पर बिल्कुल भी खोजें नहीं हुई। तो मैम क्यों नहीं हुई खोजें? आखिर इसकी क्या दिक्कत थी? खोजें होने की, खोज न होने की क्या दिक्कतें थी? खोज ना होने की, मध्यकाल के शुरुआती टाइम पे खोज ना होने की क्या दिक्कतें थी? दो तीन दिक्कतें थी, वो मैं आपको दिक्कत बता देती हूँ। सबसे पहले जो मध्य इतिहास वाला टाइम था वो राजा महाराजाओं वाला काल था। क्या था? बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला काल था। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि मैम यह कौन से कलर से करे बेटा? हमारे पास कोई बढ़िया सा कलर क्यों नहीं है? ठीक है, यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। तुम बोलोगे मैम सामंती प्रवृत्तियां क्या है? सामंती प्रवृत्तियों का काल था, सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ओके, बहुत बढ़िया। यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। सामंती मतलब क्या होते हैं? जो राजा महाराजा है ना, उनके रिश्तेदार होंगे, वो भी बहुत अमीर अमीर रिश्तेदार होंगे। यानी यहाँ पर जो चलेगा, नॉर्मल जनता का राज नहीं चलेगा, राजा का राज चलेगा। क्या चलेगा? राजा का राज चलेगा। उसके रिश्तेदार जो अमीर अमीर लोग हैं, उनका जो है यहाँ पे क्या चल रहा है? राज चल रहा है। अब इस काल में क्या था? अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। क्या था इस काल पर? दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि यह काल चर्च, हम बोल सकते हैं कि चर्च को मानता था। चर्च धर्म का स्वरूप, आप ये लिखो, धर्म का स्वरूप काफी अमानवीय था। यहां पर धर्म का स्वरूप अमानवीय था, अमानवीय था तथा अंधविश्वासी था। क्या था? अंधविश्वासी था। इसका क्या मतलब है मैम? अंधविश्वासी, अंधविश्वासी का मतलब यह है कि देखो, चर्च में जो पादरी हैं वो कह रहे हैं हमें तो ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर ने जो बोला है वही सत्य है। राजा जो इस देश में राज कर रहा है वो भी यही मान रहा है, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सब यही मान रहे हैं कि हाँ यह जो है वो क्या है, बिल्कुल यही भगवान है। तो चर्च ने बोल दिया कि भाई पृथ्वी तो चपटी है। क्या है? इन्होंने बोला बेटा जी, हम तो, अंधविश्वास का रूप इतना खतरनाक था कि यह मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी क्या है? चपटी है, पृथ्वी चपटी है। एक ये भी कारण था कि जब बेटा इतना अंधविश्वास होगा तो लोग पढ़ेंगे क्यों? कुतर्क करेंगे। क्या करेंगे? कुतर्क। मतलब उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस क्या मान लिया है कि जो भी भगवान बोल रहे हैं, जो भी चर्च में पादरी बोल रहा है वही सत्य है, हमें कुछ नहीं खोजना, यही बेटा क्या है हमारे पास सत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान रहे हैं कि भाई पृथ्वी जो है वो क्या है? चपटी है। अब ये सोचते हैं, ये क्या सोच रहे थे बेटा? बहुत ही एक हंसी वाली बात है। सोच ये रहे हैं कि भाई हमारी पृथ्वी तो चपटी है, पृथ्वी चपटी है तो फिर क्या होगा मैम? फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा भाई। ये हमारे पास ये पूरा समुद्र है, ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर हमारे पास ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति सोच रहा है कि भाई अगर ये पृथ्वी चपटी है ना तो मैं समुद्र में जाऊंगा, ऐसा करते करते ऐसा ना हो कि भाई इस पृथ्वी से मैं गिर जाऊं। ये बाद में जब वैज्ञानिक सोचें बढ़ी, सोच का आदान प्रदान हुआ, तब जाके ये पता चला कि नहीं भाई ये जो पूरा पादरी लोग बता रहे थे ये सब गलत था, अंधविश्वास था। आज के दिन हम भी कभी कहीं अंधविश्वास में जो है वो जाते हैं और वो कितना ज़्यादा गलत होता है।
ठीक है, तो ये चीज ये भी उस टाइम पे क्या थे, मानते थे, यह मानते थे कि पृथ्वी बेटा हमारे पास क्या है, चपटी है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरी नहीं बेटा चौथी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी क्या है हमारे पास, चपटी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुद्री दूरी, लोग समुद्र से, यहां पर कोई खोज ही नहीं हुई थी सबसे पहले, कोई भी मानचित्र, क्या बोला मैंने, मानचित्र की खोज नहीं हुई। मानचित्र, मानचित्र के अलावा और क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, मानचित्र हो गया, दिशा सूचक यंत्र हो गया, इनकी खोज नहीं हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खोज नहीं हुई, इनकी खोज बेटा नहीं हुई थी। ठीक है, खोज, इनकी खोज नहीं हुई थी। तो ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पे ना व्यापार का खोज, मतलब यहाँ पर सोच, इतने ज्यादा लोग इतने अंधविश्वास में थे कि वो व्यापार भी नहीं करते थे। व्यापार करने के लिए आपको इतने ज्यादा दूसरे देशों में जाना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, और समुद्री दूरी तो इतनी ज्यादा है। व्यापार हो रहा है, जहां जहां पर व्यापार हो रहा है वहां वहां पर बढ़िया है, लेकिन व्यापार की भी कोई सुध बुध नहीं थी। राजा थे अपने, लिप्त थे, सब कुछ था, चर्च की बात मान रहे हैं, अंधविश्वास से लिप्त जो है वो क्या हो रखा था। इससे हमारे ये पता चलता है कि इस मध्य इतिहास में क्या हो रहा है। इससे मध्य इतिहास के शुरुआती दौर पर ये काल था, इसीलिए भौगोलिक खोजें की खोज जो है वो क्या है, नहीं हो पाई। लेकिन कौन कौन से ऐसे कारण थे कि ये भौगोलिक खोज करने के लिए इनको जो है वो जाना पड़ा, करना पड़ा, एफर्ट जो है वो क्या है करना पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, ये टाइम पीरियड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब इसके आगे का टाइम पीरियड देखते हैं कि आखिर हमारे पास क्या हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास बेटा एक धर्म युद्ध होता है। क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास धर्म युद्ध। धर्म युद्धों का प्रभाव और पूर्वी व्यापार, व्यापार तो हो रहा था, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा था अरब के साथ कर रहे, अरब के साइड से कर रहे हैं, लाल सागर के साइड से या फिर स्थल खंड के मार्ग से कर रहे हैं, वहां पे व्यापार तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, धर्म युद्ध बेटा स्टार्ट हो जाता है। कौन सी सन की बात हो रही है बेटा, कौन सी सन की बात हो रही है, 11वीं तथा 12वीं शताब्दी की यहाँ पर हो रही है बात। 11वीं 12वीं शताब्दी में क्या होता है, यहाँ पर बात करेंगे जेरूसलम। क्या बोला मैंने बोला यहाँ पर बात करेंगे जेरूसलम। अब मैम ये जेरूसलम क्या है, ये देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पर बात करेंगे जेरूसलम की। इजराइल वाला पार्ट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एक जगह है जेरूसलम। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये वाला जो हमारी जगह है ना, ये हमारे धर्म की है। यूरोप वालों ने बोला कि भाई नहीं, ये तो हमारे धर्म की है। तो बस इसी बीच में इनको क्या हो गई, इनके बीच में लड़ाई हो गई। और जब इन दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के बाद कौन जीता बेटा, जीता ये वाले जेरूसलम वाले जीते। और जब ये जीते ना, तो मतलब यूरोप वाले अपने आप को हमेशा ये समझते थे कि हम ही सब कुछ है, हमें सब कुछ आता है। यहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा भ्रम जो है वो क्या हो गया, टूट गया कि अब ऐसा कैसा हो चुका है। ये लड़ाई हुई, धर्म युद्ध हुआ, धर्म के नाम पर जो युद्ध हो रहा है वो हुआ, जो है वो ये इजराइल वाले जो है यहाँ पर जेरूसलम वाले जीत गए। जीतने के बाद यूरोप वालों की को अपनी, हम बोल सकते हैं कि हारे तो सही, पर हारने के बाद भी इन्होंने उससे सीख ली। क्या सीख ली, पहले सीख ये ली कि हमें अब नई नई चीज़ों के बारे में खोजना पड़ेगा, ज्ञान के बारे में खोजना पड़ेगा, हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ इनको जब आप देखो, अधिकार के मुद्दे पर यूरोपीय ईसाइयों के द्वारा मुस्लिम शक्तियों के खिलाफ चलाया गया धार्मिक युद्ध हुआ था। चलो आपको पता है भाई कि इजराइल में मुस्लिम समाज रहता है, वहां पर ईसाई समाज रहता है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब इसके बीच में हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है। यूरोप वासियों को पूर्वी भूभाग, संस्कृति, व्यापारिक वस्तुओं का परिचय मिला। जब आप दूसरे देश में जाओगे तो वहां पर पता चलेगा ना उस दूसरे देश के बारे में, तो उनको भी, यूरोप वालों को इन सारी चीजों के बारे में पता चला। अब क्या हुआ,
व्यापारिक मार्गों और स्थानीय व्यापारियों से परिचय ने नए मार्गों की खोज को क्या किया, प्रेरित किया। जब वो इन देशों में गए तो वहां पर हम बात कर सकते हैं नए नए जो मार्ग हैं, इनको ये लगा कि हम काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, हमारा जो अभी जो ये देश है पूरा जो है वो अंधविश्वासों से लिप्त है, क्योंकि यहाँ का जो ज्ञान होगा बेटा इनके पास भी तो आया होगा, ठीक है। तो इनको ये एहसास हुआ कि नए मार्गों की खोज करनी पड़ेगी, वरना इस मार्ग से हम कैसे जा पाएंगे, यहाँ पर तो हम हार चुके हैं, वहां पर वो हार गए। यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर वो हार चुके हैं। अगर रास्ता है बेटा तो रास्ता तो यहीं से जा रहा है, रास्ता तो यहीं से जा रहा है, जिनसे तुम हार गए हो उन तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी फिर वहां से जाने की, रास्ता इधर से जा रहा है तो कैसे होगी बेटा हिम्मत जाने की। तो फिर इनको ये लगा कि नए व्यापार नई खोज करनी पड़ेगी। चलो एक इनको दिमाग में ये हुआ, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे पूर्वी वस्तुओं के लिए यूरोप में मांग बढ़ी, जिसके बाद भौगोलिक खोजों की प्रोत्साहित किया गया। ऑब्वियसली हमारे देश से जो भी मसाले वगैरह जाते थे उनका तो यहाँ बहुत ज्यादा क्या थी बेटा, मांग थी, तो ये हमारे पास हुआ। दूसरा क्या कारण था, दूसरा कारण ये था मार्को पोलो का भी कुछ योगदान यहाँ पे मिलता है। मार्को पोलो जो है वो क्या है, इटली के थे, क्या थे, इटली के थे। तो मार्को पोलो जी 1254 और 1324 के बीच में कहाँ आए थे, चीन आए थे और हमारे देश के अंदर आए। उन्होंने अपनी बुक में लिखा, अरे वाह जब हम वहाँ गए तो हमारा तो यहाँ पर तो हमारी तो आंखें ही चौंधिया गई भाई, कितना ज़्यादा खजाना है, कितने ज़्यादा पैसे हैं, कितना ज़्यादा ये है वो है। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर जितना भी उन्होंने देखा था वो अपनी बुक में जो है वो क्या है लिखा बेटा, लिख दिया, विस्तृत वर्णन किया। जिस वजह से अब उनकी कोई बुक पढ़ेगा, यूरोप वाला पढ़ेगा, बोलेगा ना अरे क्या है ऐसा उन देशों में, हमें भी वहाँ जाना है, होगा कि नहीं होगा। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ बुक मिलेगी तो हम भी सोचेंगे ना कि कभी ना कभी हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ यूरोपियों के अंदर आई। आप देखो क्या क्या मूल्यवान वस्तु थी उस टाइम पे, सोचो तुम क्या मूल्यवान। आज जिनको हम मसाले के तौर पर बोलते हैं ना, अरे मसाले नहीं खाने हैं, उस टाइम पे आप देखो यूरोप में उन मसालों की धूम थी, और उस मसालों के चक्कर में वो इतने दूर जो है वो क्या है इंडिया और एशिया को बेसिकली खोज रहे थे। मसाले, काली मिर्च, इलायची और लौंग, आपको पता है लौंग इलायची इनके बदले वो कितना ज़्यादा जो है वो क्या मूल्यवान वस्तुएं इंडिया को देते थे। तभी तो हमारे देश में आप देखोगे मंदिर है, मंदिर क्यों होते थे, मंदिर सोना चांदी ये सब रखने के लिए उस टाइम पे होते थे, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खजाना बेटा होता था, सोना और चांदी, उसके अलावा रेशम, उसके अलावा मूल्यवान वस्त्र, रंग, सुगंधित द्रव्य और औषधि, जड़ी बूटियां। हमारे हिमालय में जो जड़ी बूटियां मिलती थी बेटा उसकी तो बात ही कुछ और है, ठीक है। तो ये सारा बेटा मार्को पोलो से भी आया, इनके दिमाग में मार्को पोलो ने भी डाला कि भाई वहां कुछ तो है, कुछ तो तुम छोड़ रहे हो, ठीक है। अब चलो ठीक है ये चीज हो रही थी, पर अभी भी अंदर से वो चीज नहीं आ रही थी। अब एक चीज ऐसी हुई कि वहां पर आप देखो कि यहाँ पर एक तात्कालिक कारण बन गया, किस चीज का, भौगोलिक खोज होने का तात्कालिक कारण, मतलब कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये चीज बेटा क्या हो गया, हमारे पास ये चीज हो गई। चलिए अब देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, इटली है, इटली सबको पता है, यूरोप में हमारे पास इटली है, इटली सबको पता है ना, ऐसा तो है नहीं कोई जिस बच्चे को इटली ना पता हो। अगर नहीं पता होगा तो भाई फिर क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला इटली वाला भाग है, ठीक है, इटली वाला भाग है, ओके बहुत बढ़िया। अब क्या होता है मैम, होता ये बेटा उस टाइम पे आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास इटली दो तरीके से था। इटली में एक साम्राज्य चलता था, राजा महाराजाओं वाला साम्राज्य चलता था, जो कि हमारे पास रोमन साम्राज्य था। तो इटली के अंदर एक साम्राज्य था, साम्राज्य था जिसका साम्राज्य था बेटा रोमन, उल्टा लिख दिया ना मैंने, रोमन साम्राज्य लिखना चाहिए था, ठीक है। इटली में रोमन साम्राज्य था, क्या था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में हमारे पास दो तरीके से था, एक तो हमारे पास पश्चिमी इटली के, मतलब रोमन साम्राज्य बट गया था, अब ये रोमन साम्राज्य बटकर हमारे पास एक पश्चिमी रोम और एक हमारे पास पूर्वी रोम हो गया। क्या हो गया,
पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं बता देती हूँ आपको। देखो आप ऐसे समझ लो, इटली ऐसा है, ऐसा करके इटली है, ठीक है। यहाँ पर एक साम्राज्य है जिसका नाम है रोमन साम्राज्य, उसको बोल रहे हैं रोमन। रोम, इटली की राजधानी बेटा रोम है, इधर साइड कहीं इटली की राजधानी रोम है। तो ये इटली, ये रोमन साम्राज्य बट गया, इधर आपका हम बोल सकते हैं इधर पश्चिम हो जाएगा, और इधर साइड हमारे पास क्या, सॉरी हाँ, इधर हमारा पूर्वी हो जाएगा, इधर हमारे पास पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्व की साइड, इधर साइड पूर्वी साइड, ठीक है। अब हमें पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है, हमें पूर्वी रोम से लेना देना है। पूर्वी रोम से हमें लेना देना ये है कि जो इसकी राजधानी थी वो थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया क्या बोला मैंने कहा जो हमारे पास पूर्वी रोम है, उस पूर्वी रोम की जो राजधानी है वो हमारे पास क्या है, कुस्तुनतुनिया थी। अब इस कुस्तुनतुनिया, ये जो पूर्वी रोम कुस्तुनतुनिया है, आज इसको हम क्या बोलते हैं, इस्तांबुल बोलते हैं, इस्तांबुल, ये इस्तांबुल। और आप इसका डायग्राम बात करेंगे तो इसका डायग्राम भी ये है, ये हमारे पास टर्की, और इधर साइड कहीं हमारे पास क्या होगा, इधर साइड हमारे पास कहीं पे इस्तांबुल होगा, ये वाला पार्ट। तो इटली ये है, इटली का ये पूरा भाग था, ये हमारे पास कहीं इस्तांबुल है। आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है ना। चलो, इस पर किसका अधिकार हो गया, इस कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया, उस्मानिया साम्राज्य का, उस्मानिया साम्राज्य। इसको कुस्तुनतुनिया को कुछ और भी कहा जाता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या बोलते थे इसको, कॉन्स्टेंटिनोपल, टेंटिनोपल। क्या है ना बेटा, अलग अलग देश इसको अलग अलग चीजों से बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, एंड दैट इज उस्मानिया साम्राज्य। इस पर किसका अधिकार हो चुका है, उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो चुका है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ऐतिहासिक घटना। आपको ऐतिहासिक घटना पता होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। 29 मई 1453 को ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन या उस्मानिया लिख दो बेटा यहाँ पे, उस्मानिया, ठीक है। उस्मानिया सुल्तान महमद द्वितीय ने बिजान्टिन साम्राज्य की राजधानी, इसको बिजान्टिन, इसको छोड़ दो, रोमन इसको हटा दो, ठीक है, रोमन साम्राज्य डाल दो, रोमन, ठीक है, की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त करी, जिससे 1000 वर्षों से अधिक पुराने बिजान्टिन साम्राज्य का क्या हो गया बेटा जी, अंत हो गया। जो भी हमारे पास क्या था, जो भी हमारे पास रोमन साम्राज्य था, क्या था, रोमन साम्राज्य का ही एक हिस्सा होगा बेटा ये, है ना। रोमन साम्राज्य की बात करेंगे तो उसका क्या हो गया, अंत हो गया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इधर साइड आप देखोगे पूरा का पूरा, ये पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल है। आप ये समझ लो उस्मानिया साम्राज्य इसको घेर रहा है, उस्मानिया साम्राज्य ने इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, घेर दिया है, इस तरीके से क्या कर रहा है, घेर दिया है, ठीक है। इतना आपको क्या आया होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। तो बस यही टाइम था जब क्या हुआ, अब 2-3 चीजें हो गई। 2-3 चीजें क्या हो चुकी हैं, हमारे पास 3 जगह थे, 3 जगह थी। हमने बोला ये वाली जो जगह थी तुर्की वाली जगह, इस तुर्की वाली जगह पर किसका अधिकार हो चुका है, इस तुर्की वाली जगह पर हमारे पास उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो चुका है। अब उस्मानिया साम्राज्य बहुत ज्यादा क्या लेगी, टैक्स लेगी, बोलेगी यहाँ से जाना है तो हमें बहुत सारा क्या दो, टैक्स दो। दूसरा क्या हो गया, अरब व्यापारी, यहाँ पर जो अरब के लोग थे वो भी, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ भी पंगा ही चल रहा है यूरोप वालों का, है ना, तो यहाँ पर भी इनके साथ भिड़ंत हो रही है, और ये भी जो है अपनी जगह से जाने के लिए क्या मांग रहे हैं, पैसा जो है वो क्या मांग रहे हैं, कर मांग रहे हैं, और यहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो बेसिकली यही तात्कालिक कारण थे भौगोलिक खोज होने के लिए, जब यूरोप के देश मध्यकाल के अंत तक आने तक जो है वो क्या है, जगह और नई भौगोलिक खोज करने के लिए क्या हुआ, इन्होंने प्रेरित जो है वो क्या है हुए। तो अब यहाँ पे आगे क्या देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप देखो, पूर्व के लिए स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, स्थल मार्ग कुस्तुनतुनिया के द्वारा अवरुद्ध हो चुका है। व्यापारिक कर में वृद्धि, जो मैंने कहा तुम्हें कि क्या गए, बहुत सारे भारी कर लगाए गए, जिससे जो मसाले थे और अन्य
पूर्वी वस्तुएं थी उसका मूल्य बढ़ेगा। ऑब्वियसली भाई जब तुम पैसा बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो भाई टैक्स लगा दोगे तो भाई जो भी मार्केट में सामान जाएगा वो भी तो काफ़ी बढ़ जाएगा ना, फिर लोग क्यों खरीदेंगे उसको। वैकल्पिक मार्गों की खोज, तो उनको लगा कि अब हम इन पे टिके नहीं रह सकते, हमें कोई दूसरे मार्ग भी खोजने पड़ेंगे। तो यही हुआ, नए मार्गों की समुद्री खोज करना शुरू किया। और नौवहन तकनीक में प्रगति, और आपको भी पता है कि जरूरत या आवश्यकता ही जो है किसी भी खोज की जननी होती है। अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, है ना। अगर तुम्हें ये नहीं बोला जाएगा ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तुम्हें ऐसे ही भेज देंगे, 10th में भेज देंगे, तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तुम्हें ज़रूरत किस चीज़ की है, तुम्हें ज़रूरत है कि हाँ हमें पढ़ना पड़ेगा तभी तो हम पास होंगे, कॉपी में तुम्हारा पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो यही बेटा बात यहाँ पर क्या है, हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको। तो नई समुद्री मार्गों की आवश्यकता ने नौवहन तकनीक और जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण सुधारों को हमारे पास क्या किया, प्रेरित जो है वो क्या है किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलो अब आगे क्या हो रहा है, पुनर्जागरण काल और वैज्ञानिक प्रगतियां। धीरे धीरे अब वैज्ञानिक प्रगति होना बेटा क्या होता है, स्टार्ट होता है। कैसे हो रहा है, मध्यकाल जा चुका है, अंधविश्वास वाला जो काल है, यहाँ पे यूरोप को पटकनी मिल चुकी है, 2-3 बार तुम हार चुके हो, जेरूसलम से हार गए हो, कुस्तुनतनिया ने राज कर लिया है। अब कैसन करोगे व्यापार, व्यापार, और तुम्हें तो मसालों की आदत पड़ चुकी है। मसाले क्यों चाहिए यूरोप वालों को, मसाले इसलिए चाहिए क्योंकि यूरोप में पड़ती है सर्दी, और उस सर्दी में बेटा क्या होता है, उन्हें खाने वाने को प्रिजर्व करना पड़ता है। प्रिजर्व करने के लिए जो मसाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब मसालों को हम किसी चीज़ में लगाते हैं तो हमेशा प्रिजर्व रहते हैं, ठंड में भी प्रिजर्व रहते हैं, और टेस्टी भी होते हैं, है ना। तो इसलिए मसालों की चस्की जो है वो लग चुकी थी। तो बहुत सारे कारण थे यूरोप वालों के यहाँ पहुँचने के, तो ये सब कारण थे। चलो ठीक है, तो हो गया पुनर्जागरण काल। बेटा जी एक बात मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इससे कुछ सीख रहे हो तो आपको इसको जो है वो क्या है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। कंजूसी कोई शेयर करने में कंजूसी नहीं करेगा, 9th क्लास का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप कमेंट में लिख दिया करो, क्योंकि सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे आपको लगता है कि मैम यहाँ पे ना ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हारे जो सुझाव हैं, ठीक है, वो भी हम उसको सीरियसली लेते हैं अगर आपने उसको थोड़ा सही तरीके से लिखा है तो, है ना। चलो पुनर्जागरण काल और वैज्ञानिक प्रगति। अब क्या हो रहा है, 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ सांस्कृतिक, कलात्मक, बौद्धिक जागरण का काल। अब यहाँ पे ये सब जाग चुके हैं, इनको ये जब 2-3 बार हार चुके हैं तो इनको लगा कि अब जागने का वक्त आ गया है। ये वैसे ही बेटा, जब हम 2-3 टेस्ट में फेल हो जाते हैं ना तो हमें लगता है कि ओहो मैं तो बहुत पीछे छूट गई हूँ यार, मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा और 5 बजे उठकर मुझे ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वैसे ही इनके लिए भी था, इनके लिए भी सेम वैसे ही था कि अब आ चुका है पुनर्जागरण का मतलब है कि पहले तुम सोए हुए, पहले तुम जागे हुए थे, फिर तुम सो गए, बीच में मध्यकाल आया, सो गए, फिर से जब 2-3 बार हारे तो उनको लगा ओह माय गॉड हम इतना पीछे छूट चुके हैं, हमें तो फिर से जो है वो क्या ज्ञान की वृद्धि करनी पड़ेगी। और जब दूसरे देशों का ज्ञान इनके यूरोप वालों के यहाँ पहुंचा ना, तो यूरोप वाले फिर उस स्टेज में बेटा बहुत बहुत आ गए, है ना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जन्म या फिर नवजागरण, जिसका तात्पर्य होता है प्राचीन यूनानी रोमन ज्ञान और दर्शन का पुनरुत्थान। मतलब भाई जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों में जो ज्ञान था उसको तुम पढ़ो, तो ये वही चीज़ है कि जो इनके आसपास के जो देश हैं उन सब का जो ज्ञान है सब इकट्ठा करके जो है इन्होंने क्या है पढ़ना वगैरह फिर से स्टार्ट किया। जैसे अगर हम फिर से हम क्या करें, फिर से हम अपने जो वेद उपनिषद हैं, जो हमें लगता है ज्ञान का भंडार है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें और पढ़ के फिर से जो है वो क्या आ जाए, भारत में भी पुनर्जागरण हो जाए। ऐसे ही यूरोप में क्या था, पुनर्जागरण था, ठीक है। तो अब क्या क्या इन्होंने क्या किया आप देखोगे, कंपास, दिशा सूचक बेटा, कंपास जो था वो दिशा सूचक जिसको हम बोलते हैं, और दिशा सूचक जो था, बात करेंगे दिशा सूचक अरब देशों से इन्होंने सीखा था, अरब देशों से सीखा,
ठीक है, मतलब जिससे जो चीज मिल रही है ना सीखने के लिए, सीख लो फटाफट से, वही चीज है, जिससे जो मिल रही है सीखने के लिए फटाफट से क्या कर लो, सीख लो। ठीक है, चलिए, दिशा सूचक अरब देशों से सीख लिया, एस्ट्रोलैब, उसके अलावा कॉन्ड्रेंट जैसे उपकरण, मतलब छोटे छोटे जो भी उपकरण थे ये इन्होंने, इनका विकास जो है वो क्या होने लग गया। ओके, मानचित्रकरण, पृथ्वी के अधिक सटीक मानचित्रों का निर्माण, और टॉलेमी के भूगोल का पुनरुत्थान, मतलब टॉलेमी की एक पुस्तक थी भूगोल, ठीक है, उन्होंने उसको भी क्या किया, और ज्यादा पढ़ा और ज्यादा ज्ञान का विस्तार हुआ, तो मानचित्र यहाँ पे बहुत अच्छे होने लग गए। कंपास, दिशा सूचक यंत्र का इन्होंने सीखा, अरबों से सीखा। जहाज निर्माण बेटा धीरे धीरे होने लग गए। ध्यान रखेंगे कैरवल, कैरिक, कैरवल तो आपकी बुक में भी है बेटा, कैरिक जैसे अधिक मजबूत और तेज नौकाओं का विकास होने लग गया जो लंबी समुद्री यात्राओं के लिए काफी उपयुक्त थे। तो हमने क्या बोला, फिर उसके बाद पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण में इन्होंने ये सारी काम करने क्या कर दिए, स्टार्ट यहाँ पर कर दिए। पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ, फिर से ये जाग गए, जागने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और फिर से प्रभाव क्या हो रहा है, पुनर्जागरण का प्रभाव ये हो रहा है कि प्राचीन विश्वास के स्थान पर प्रयोग, अवलोकन और तर्क के आधार पर नए दृष्टिकोण का विकास। प्राचीन विश्वास क्या था, पृथ्वी चपटी है, कौन कह रहा है पृथ्वी चपटी है, ये तो चर्च पादरी ये सब कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है। ये तो वैसे ही हो गया बेटा कि अगर अलग अलग धर्म में अलग अलग हमारे क्या होते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पुजारी होते हैं, तो हम उनकी आंखें बंद करके पुजारी की बात मानते रहे भाई, ठीक है। या फिर मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे मौलाना जी हैं, हम आंख बंद करके अंधविश्वास होकर उनकी बातों को मानते रहें। ऑब्वियसली वो भी इंसान हैं और उनके भी अपने स्वार्थ हैं, तो हमें ये पता लगाना कि कौन सही है कौन गलत है वो पता होना चाहिए। मतलब हम अंधे बनकर हम किसी पे विश्वास ना करें, आंखें खोलकर तर्क के अनुसार चीज़ों को देखकर हम चीज़ों को मतलब महसूस करें या उनसे चीज़ें को पता करें। तो यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी चपटी है, ये प्राचीन क्या था, विश्वास था, ठीक है, लेकिन ऐसे तो कुछ निकला नहीं। अवलोकन, देखना, तर्क पर आधारित नए दृष्टिकोण का विकास। देखो ये भ्रम बेटा यूरोप वालों का इसलिए टूटा ना, क्योंकि यूरोप में जब वो बहुत अंधविश्वास थे तो उनका ये था कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो किसी से हार ही नहीं सकते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी से हार नहीं सकते, ईश्वर ने ये बोला है वो बोला है, ऐसे ऐसे करते सबके दिमाग में घुसा रखा है। अब जब 2 बार आप किसी से हार जाते हो तो आपको भ्रम टूटेगा ना कि हमें तो बोला गया था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, हम तो किसी से हार नहीं सकते, तुम उस लड़ाई में जाओगे तो वहां जीत जाओगे, ये हो जाएगा, ईश्वर ने ये कहा है वो कहा है, कहाँ गया सब। तो यहाँ पर उनका भ्रम बहुत ज्यादा टूटा, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, भौगोलिक जो खोज थे उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, और मुद्रण तकनीक, आप देखोगे प्रिंटिंग प्रेस का बेटा उस टाइम पे गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार उस टाइम पे बेटा हुआ, और ज्ञान का प्रसार, क्योंकि अब प्रिंटिंग आ चुकी है और प्रिंटिंग करने से क्या होता है, जो भी लिखे हुए शब्द हैं वो मिट नहीं सकते, तो आप ज्ञान को कहीं से कहीं ले जा सकते हो। कोई उसे अगर भारत में लिख रहा है तो आप यूरोप के पता नहीं किसी देश में उसको पढ़ रहे होंगे, तो ज्ञान का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ज्ञान का विस्तार क्या हो रहा है। नौवहन तकनीक में काफी सुधार हो गया। कैरावल जहाज, ये देखो आप ऐसे ऐसे जहाज दिखेंगे वहां पर, कैरावल जहाज भौगोलिक खोजों के महत्वपूर्ण साधन। उसके अलावा उन्नत, आप देखो धीरे धीरे जहाज बनाने लग गए, क्या बनने लग गए, जहाज बेटा बनाने लग गए, ठीक है। आप देखोगे बस वही है। उसके बाद क्या हुआ, जब जहाज धीरे धीरे बनने लग गए तो वहां के राजाओं ने बोला ना कि भाई अब खोज करते हैं, तो अब ये क्या करने लग गए हैं, अब बेटा ये करने लग गए हैं समुद्री यात्राएं, जो भी नौवहन में क्या करने लग गए, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करने लग गए और खोजने लग गए, किन चीजों को, नई नई जगहों को खोजने लग गए ये सारे के सारे लोग। अब आप देखो कि
नौवहन तकनीक में सुधार। लेकिन अगर आप समुद्र में जाओगे बेटा तो कहीं कहाँ जाओगे, समुद्र तो इतना विशाल है, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, दिशा की जरूरत पड़ेगी कि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ, नॉर्थ में जा रहा हूँ, साउथ में जा रहा हूँ। आपको दिशा सूचक यंत्र की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो है वो हमें हमारे पास आ गई थी, दिशा सूचक यंत्र हमारे पास आ चुका था। तो सबसे पहले नौवहन कंपास, यहाँ पे चीन लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरब। ठीक है, अरब से प्राप्त इस तकनीक ने नाविकों को बिना तारों के दिशा निर्धारण में मदद की। मतलब पहले करते होंगे बेटा तारों के सहारे कुछ ना कुछ, अब ये तो हमें नहीं पता कि वो तारों के सहारे किस तरीके से दिशा का निर्धारण करते थे, लेकिन हम बोल सकते हैं दिशा सूचक यंत्र आ चुका है। इसने समुद्री यात्राओं को सुरक्षित बना दिया, वरना लोगों को तो डर लगेगी हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब बेटा आपने देखा होगा, हम जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं ना, वो दिशा और स्थिति को बताते हैं। क्या बताते हैं, किसी भी स्थिति को बताने का कार्य करते हैं कौन, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो इनके पास एक ऐसा उपकरण था जिसका नाम एस्ट्रोलैब था। वो क्या करते थे, वो भौगोलिक जो स्थिति है कि भाई हम कहाँ पर हैं उसको निर्धारित जो है वो क्या कर सकते थे। मतलब आप देख सकते हो कैरावल जहाज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बहुत क्या थे, हल्के और तेज जहाज थे। क्या थे, हल्के और तेज जहाज थे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कैरावल जो जहाज है वो पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। कैरावल जहाज की बात करेंगे बेटा जी, तो कैरावल जो जहाज है वो बिल्कुल पुर्तगाली, आपको पता होना चाहिए ना, देखो लिखा हुआ भी है, कैरावल जहाज पुर्तगाली नाविकों के द्वारा विकसित हल्के और तेज जहाज थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उत्तम मानचित्रों की खोज होने लग गई थी, भाई मानचित्र में धीरे धीरे जो है वो सुधार होने लग गया था। तो ये सारी चीज़ थी जिससे कि बहुत आसान बन गया समुद्री खोजों को करना। आसान तो बेटा आप देखो आसान तो नहीं बना होगा, समुद्र को पार करना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। ठीक है, आपको जाने के लिए आपके पास चाहे कंपास हो कुछ भी हो, समुद्र बेटा वो है ना, तो डर तो लगेगी, लेकिन भाई उस डर के आगे जीत है, और ये सारे इसके सारे इनके हथियार हैं उसको पार करने के लिए। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये आता है कि इतनी क्या इनको मची थी जब भौगोलिक खोज करने की, तो कुछ कारण थे जो हमने वैसे देख लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ सकते हो कि बहुत सारे आर्थिक कारण थे। पहली बात तो ये सोना और कीमती धातुओं की खोज, यहाँ पर आप देखोगे धन का प्रतीक सोना हो गए, बहुत सारे रत्न हो गए। यूरोपीय राजा जो थे और शासक जो थे उनके लिए शक्ति और समृद्धि के क्या थे, प्रतीक थे। उनको लगता था भाई सोना चांदी ये तो शक्ति का प्रतीक है। मुद्रा की आवश्यकता, बढ़ते व्यापार, सबसे बड़ी बात यह है ना बेटा कि पूरा जागरण का काल था और व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था। और व्यापार जब बढ़ता है, क्योंकि जो भी राजा के अगल बगल सामंती काल वाले लोग थे जो वो क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे अब व्यापार की ओर बढ़ रहे थे। तो मतलब व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मसालों का व्यापार होने लगा तो रास्ते तो थे ही, चलो व्यापार हो रहा है, लेकिन व्यापार का और ज़्यादा बढ़ने लगे। जब और ज़्यादा बढ़ने लगा तो समुद्री रास्तों की खोज करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने लग गई कि हमें अपने माल को, जो भी आपका माल है ठीक है, उसको आपको दूसरे देशों में भेजना होगा, तो आप कैसे भेजोगे, आपको नया रास्ता चाहिए होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, पैसा पैसा चाहिए, बढ़ते व्यापार के लिए अधिक सोना चाहिए और चांदी की बेटा क्या थी, आवश्यकता थी, जो पूर्वी देशों से प्राप्त किए जा सकते थे। सोना चांदी ये सब पूर्वी देशों से मिल रहे हैं। सोचो जरा, यूरोपीय अर्थव्यवस्था, यूरोप में कीमती जो वस्तुएं थी उसकी कमी थी, जिससे नए स्रोतों की खोज की जो है वो आवश्यकता हो गई थी। क्या है, कीमती धातुएं। यूरोप में बेटा ज़्यादातर कमी, यूरोप में कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है ना। तो ये कितने तेज थे, सोचो कि व्यापार करने के लिए अपना डर डर कुछ नहीं देखा, उन्होंने सीधा निकल चुके हैं कहाँ, समुद्र की ओर जो है वो निकल चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था पैसों का बेटा बहुत बड़ा कारण है। पैसे बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं, रुपए बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है ना। तो ये मोटिवेशन भी था इनके पास कि अब हमें व्यापार करना है तो हमको मार्केट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ठीक है, मसालों का व्यापार हो रहा है, मूल्यवान वस्तुएं आप देखोगे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब मसाले सोने के बराबर कीमती थे यूरोप के लिए। ठीक है, और यूरोप में इसकी भारी मांग थी। भोजन के संरक्षण, खाने के लिए, जब क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ है, यूरोप में बर्फ ही बर्फ है बेटा, तो उस बर्फ ही बर्फ होने के कारण इनको क्या करना होता है, मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग अनिवार्य था। औषधीय महत्व, औषधीय महत्व का मतलब ये है कि भाई कई मसालों का उपयोग आज हम
करते ही है, दवाओं में भी किया जाता था, वो भी इम्पोर्टेंट है, और मूल्य बढ़ चुका है। मध्यस्थों को हटाना, नए समुद्री मार्गों की खोज से अब ये क्या चाहते थे कि जो अरब व्यापारी थे ना, जो इनसे पैसे लेते थे, और वेनिस के व्यापारी, वेनिस मतलब इटली से होकर जाता था हर कोई मार्ग और देशों में, तो इटली के व्यापारी भी पैसा लूटते थे। तो ये चाहते थे कि क्यों, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, बीच में कोई देश बढ़ रहा है, वो देश मुझसे पैसे ले रहा है, तो मैं कोई ऐसा रास्ता ना ढूंढ लूँ जो डायरेक्ट मुझसे सारा पैसा मुझे ही मिले, मैं क्यों इस बीच वाले को पैसे दूं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। वेनिस के व्यापारी मध्यस्थता को बाईपास कर सीधा पूर्व से व्यापार कर सकते थे, और लाभ का अधिकतम सीमाकरण, भाई अधिक से अधिक लाभ मुझे ही प्राप्त हो, मुझे नया रास्ता चाहिए भाई, सीधा मुझ पे ही, आप देखो ये पूरा ट्रेड चलता है। भले आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, पर ट्रेड ही ट्रेड चल रहा है बेटा, यहाँ से ट्रेड चल रहा है, यहाँ से ट्रेड चल रहा है। आप देखो ये वाला रास्ता, ठीक है, ये वाला रास्ता आप देखो, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से ये पूरा रास्ते, ये आप देखोगे पूरा, आप देखोगे ट्रेड, मतलब नए नए रास्तों की खोज हो रही है, और पूरा आप देखो ट्रेड चल रहा है। प्रमुख योगदान, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर रूप से हमने पुनर्जागरण हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इतने सालों बाद कब हुई है खोज, हमें बताओ कब हुई है खोज, बस वही चीज आ रही है यहाँ पर। आप देखो प्रमुख योगदान किसका है, सागर कौन है, सबसे आगे कौन रहा, आप देखो यूरोप देश में भौगोलिक खोजों का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, राजकुमार द हेनरी नेविगेटर। इसने बोला कि करो तुम खोज, भाई पैसा हम देगा, राजा देगा पैसा। ये पुर्तगाल का था बेटा, कौन था, पुर्तगाल का था, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा हेनरी द नेविगेटर था पुर्तगाल का, पुर्तगाल का। तो अब क्या हुआ, अफ्रीकी तट की खोज हुई। बार्थोलोमियस डियाज ने 1488 में उत्तर माशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप की खोज करी। आपको अच्छे से पता होगा, इस तरीके से हमारे पास ऐसे ऐसा है ना वो अफ्रीका, ठीक है। तो इधर साइड है केप ऑफ गुड होप, मतलब इधर यूरोप है, तो यूरोप से ये है आपका उत्तर माशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अब ये जो केप ऑफ गुड होप है, इसकी खोज 1488 में बार्थोलोमियस डियाज ने करी, ठीक है। वास्को डिगामा ने 1498, अब क्योंकि यहाँ तक तो पता चल गया था, तो यहाँ तक तो वास्को डिगामा आसानी से आ गया पुर्तगाल से, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर कौन आया था भारत में, अरे हाँ, भारत की बात करेंगे बेटा जी, तो भारत का जो गुजरात है ना, गुजरात है, गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, व्यापारी हम बोल सकते हैं ना, तो अब्दुल मजीद, तो वो भी तो व्यापार करते थे बेटा भारत में, जो और लोग थे वो भी तो यहाँ आके व्यापार करते थे। तो ये इसको इधर कहीं मिला, ये इसको इधर कहीं मिला, ठीक है। तो भाई इधर जहाँ कहीं मिला होगा, तो ये वास्को डी गामा को इसने बोला कि भाई कहाँ जाना है, भारत के लिए कहाँ है रास्ता, तो इसने बताया, इसको तो पता था ना बेटा ये तो भारत का ही था, ठीक है, और इधर उधर आना जाना इसका होता ही रहता होगा, तो इसको डायरेक्शन का बहुत अच्छे से पता था। तो बोलने का मतलब ये, इसने वास्को डिगामा को बताया कि भाई डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन कहाँ है, इधर है भाई, डायरेक्शन इधर। अब्दुल मजीद ने, ध्यान रखेंगे, भारत के गुजरात में स्थित एक व्यापारी था, उसने बताया वास्को डिगामा को कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है इस दिशा में। तो यहीं पर बस वो अब्दुल मजीद नहीं मिलता तो पर कोई और बता देता, यही होता बेटा, है ना, क्योंकि इन्होंने तो ठानी हुई थी, इन्होंने तो ठानी हुई थी बेटा कि अरे ई का होगा बेटा, ई का होगा, हाँ ठीक है। तो ये 1498 याद रखना है, 1488 याद रखना है, बार्थोलोमियस डियाज याद रखना है, वास्को डिगामा याद रखना है, ठीक है। तो भारत पहुंचने वाला पहला यात्री आपको पता है वास्को डिगामा। ब्राजील की बेटा खोज हुई, ब्राजील आपको पता है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। पेड्रो एल्वरेज ने 1500 में ब्राजील की खोज करी। तो ऐसे करते करते सब जो है वो क्या कर रहे हैं, अब खोज पे खोज जो है वो क्या है किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, खोज पे खोज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपको पता है ना ये है पुर्तगाल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है वह आपका क्या है, पुर्तगाल का हिस्सा है।
दिस इज, ये पुर्तगाल है और ये हमारा स्पेन है, ये फ्रांस है, पूरा यूरोप वाला भाग है, मैं सिर्फ स्पेन और उसका लेकर आई हूँ, है ना। तो पुर्तगाल देश और स्पेन, तो आपको अच्छे से याद होगा स्पेन की महारानी, अगर आपको याद होगा बेटा स्पेन की महारानी कौन थी, इजाबेला। कौन थी, इजाबेला। स्पेन की महारानी इजाबेला, इन्होंने भी प्रोत्साहन किया किसको, किसको, समुद्री खोज को। बेड़ा बनाओ, खोज करो, समुद्री खोज, पैसा कौन देगा, अपुन देगा, मतलब अपुन देगा, मतलब इजाबेला एंड पुर्तगाल। तो ये दोनों सबसे आगे थे समुद्री खोज करने के लिए, ये दोनों बेटा सबसे आगे थे समुद्री खोज करने के लिए। आपको ये अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसकी खोज हो रही है, अब आप देखो प्रमुख योगदान आपको दिखने लग जाएंगे, क्या दिखने लग जाएंगे, प्रमुख योगदान बेटा आपको यहाँ पर क्या है, दिखने लग जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए, अब हमारे पास किस किस के योगदान है, अब आप देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ बेटा, है ना। चलिए देखो, अब मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब समुद्री खोज स्टार्ट हो चुकी है, समुद्री खोज स्टार्ट होने के कारण भी हमने देख लिया कि भाई बहुत सारे कारण थे, तात्कालिक कारण हमने देख लिए, आर्थिक कारण हमने देख लिए हैं, और अब हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल और स्पेन इसमें सबसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। पुर्तगाल में है हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की है इजाबेला, और ये सब के सब जो है वो क्या है, यहाँ पर सबसे आगे होड़ में निकल रहे हैं समुद्री खोजों के। अब यूरोप में ये होड़ लग गई कि सबसे ज़्यादा अच्छे जहाज कौन बनाएगा और सबसे जल्दी जो है वो समुद्री खोजों की खोज कौन करेगा। तो कौन आगे निकल रहा है, पुर्तगाल। 1498 में भारतीय खोज हो चुकी है, वास्को डी गामा पहुंच चुका है, और वास्को डी गामा बेटा जब भारत पहुंचा ना तो उसको केरल में गया था, वो कौन से तट पर गया था, केरल पर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस तरीके से, हमारा भारत देश है, इधर आपके पास पता है केरल, तो यहाँ पर वास्को डी गामा गया था, उसने यहाँ से क्या किया, मसाले लेकर आया होगा और मसाले ले गया वो अपने यूरोप में। तो आपको पता उसे कितना मुनाफा हुआ, 26 गुना, 26 गुना, समझ रहे हो आप, 26, कहीं पे 26 लिखा होता है, कहीं पे 16 लिखा होता है। बोलने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा उसको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। और जब आप देखो कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, होता है ना कि कोई बाहर गया था, विदेश गया था, विदेश से जब आया तो वो बहुत अमीर बन गया, तो सबके दिमाग में क्या आता है, आस पड़ोसियों के दिमाग में आएगा कि यार हम भी चलते हैं, ऐसे आएगा ना दिमाग में। ऐसे ही आसपास के जो देश हैं और जो लोग हैं सबके सब व्यापार करने के लिए क्या होने लगे, आतुर होने लग गए, क्या होने लगे कि भाई हमें भी जाना है, उधर ही जाना है जहां बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है। तो ये चीज हुई। अमेरिका की खोज, कोलंबस 1492, कोलंबस तो बेटा इंडिया की खोज करने निकला, स्पेन का था ये, याद रखना स्पेन का है, ये स्पेन का है कोलंबस, ठीक है। तो कोलंबस जी कहाँ निकल गए, 1492 में राजा फर्डिनेंड थे और रानी इजाबेला स्पेन की, तो गए ऐसे घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए तुम्हारा अमेरिका में कह रहे हैं कि अरे मुझे तो इंडिया मिल गया, इंडिया लगे हुए हो, ठीक है। जबकि वो इंडिया नहीं था, वो था बेटा जी अमेरिका, ठीक है। इसीलिए वहाँ के लोगों को उसने बोला कि अरे सुना तो होगा ही ना, पढ़ा तो होगा ही कि भाई वहाँ के लोग ऐसे हैं, कलर के ऐसे हैं, ठीक है, कलर के थोड़े सांवले से हैं ऑब्वियसली, है ना। तो ये सब देखा, यहाँ तो रेड लोग हैं, तो उन्होंने कहा अरे रेड इंडियन। तो अब वो अमेरिका के लोगों को क्या कहने लगे, रेड इंडियन कहने लगे, क्योंकि गोरे लाल चमड़ी लाइक रेड इंडियन कहने लगे, ठीक है। लेकिन बाद में कौन है, अमेरिकी वेस्पूची नामक एक व्यापारी आए वहां पर, और जब उन्होंने कहा कि भग ई इंडिया थोड़ी है, ई तो अमेरिका है, ये हमारे नाम से जो है अमेरिका कहलाया जाएगा। तो बस यही चीज बेटा यहाँ पे हो जाती है। बोलने का मतलब ये है, पृथ्वी की परिक्रमा, फर्डिनेंड मैगलन, याद रखना।
अब लोगों को नए नए शौक चढ़ गए, अब तो पृथ्वी देखनी है कहाँ से घूम घूम के कहाँ होगा। 1519 से 22 के बीच में पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा की, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा। यात्रा के दौरान ये अपने आप को नहीं बचा पाए, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका की खोज हुई, अमेरिकी वेस्पूजी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप का बेटा क्या हुआ, नामकरण हुआ, जब इन्होंने बताया कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया उधर साइड है भाई, ये अलग है, ये अलग दुनिया है। तो इन्होंने बताऊं अमेरिका को बोला ये तो अलग ही दुनिया है कोई। अमेरिका पता ही नहीं था उस टाइम तक, इंडिया का तो पता भी था कि उधर साइड, क्योंकि व्यापार वगैरह पुराने टाइम से होता था, पर अमेरिका का तो नामो निशान ही नहीं था। तो उनको लगा कि भाई ये तो अब नई दुनिया है। अब ये बेटा ऐसा ही है कि अगर हम अंतरिक्ष में जाएं कभी, और अंतरिक्ष में हमें कोई पृथ्वी जैसा कोई नया ग्रह मिल जाए, तो हमें तो ये लगेगा ना ये तो नई दुनिया है। वैसे ही उस टाइम के लोगों के लिए समुद्र के पार जाना एक नई दुनिया, अमेरिका एक नई दुनिया थी। ठीक है, विशाल साम्राज्य, विस्तृत उपनिवेश और व्यापारिक केंद्रों से युक्त, सूरज कभी अस्त नहीं होता, ऐसा साम्राज्य स्थापित किया। बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सूरज कभी अस्त नहीं होता, मतलब कि भाई यही है कि भाई अभी हमें और चीजें देखनी बाकी हैं, अभी जो है और खोजें करने बाकी हैं, और चीज़ें देखनी जो है वो क्या है बाकी हैं। तो इनका ये बोलना था सूरज कभी अस्त नहीं होता, अभी हमें और खोजें करनी है, और आगे और सारी चीज़ें क्या है करनी है, देखनी है। अब आप देखो प्रमुख योगदान हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वास्को डी गामा की शकल देख लो जरा, कोट वोट पहन के बड़े हैंडसम लग रहे हैं वास्को डी गामा जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। वास्को डी गामा पुर्तगाली, 1497 टू 1498 भारत की समुद्री यात्रा की खोज करी, बहुत बढ़िया। अमेरिका के केप ऑफ गुड होप, ध्यान रखना अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप था उससे होकर कालीकट केरल पता है ना, केरल का कौन सा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह केरल का। ठीक है, उपलब्धि, यूरोप और भारत के बीच में पहला सीधा समुद्री मार्ग किन्होंने खोजा, इन्होंने ही खोजा, इसलिए तो हम बोलते हैं वास्को डी गामा की खोज, भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा। तो ऐसा थोड़ी है ना बेटा कि वास्को, पहले भारत था ही नहीं, भारत तो था, लेकिन पहला समुद्री मार्ग इन्होंने खोजा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यूरोप से और भारत तक पहला समुद्री मार्ग खोजने किसने खोजा, उसको हम बोल सकते हैं वास्को डी गामा, ना कि भारत की खोज किसने करी। क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। योगदान, पुर्तगाली व्यापार साम्राज्य की नींव इन्होंने क्या है रखी, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। भारत के साथ मसालों का व्यापार बेटा क्या किया, शुरू किया, बस इन्होंने ही था जो नींव रखी थी। अब आ जाता है स्पेनिश क्रिस्टोफर कोलंबस, आप देखो ये भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश 1492 में भारत के लिए पश्चिमी मार्ग की खोज ते हुए अटलांटिक महासागर पार किया और अमेरिका पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बेटा, उल्टा तरफ, उल्टा दिमाग चला इनका, चले गए अमेरिका। लेकिन सोचो कहाँ खोज कर दी, अमेरिका नहीं तो होता ही नहीं। यूरोप से संपर्क स्थापित हुआ, यद्यपि उन्होंने सोचा था कि वे भारत पहुंच गए हैं ऑब्वियसली। योगदान, यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों की शुरुआत हुई और नए वैश्विक स्पेनिश उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त। बस यही हुआ उपनिवेशीकरण। तुम सोचोगे मैम आखिर ये उपनिवेश क्या है, यही सोचोगे ना तुम कि मैम ये उपनिवेश जो है वो क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा उपनिवेश। आप ऐसे समझ सकते हो कि उपनिवेशीकरण, उपनिवेश बेटा अभी समझ लो, क्योंकि भाई जिंदगी भर ये उपनिवेश शब्द तुम्हें क्या करने वाला है, परेशान करने वाला है। आप देखो जब भी कोई अमीर देश या शक्तिशाली देश, क्या लिखोगे, जब कोई अमीर पैसे वाला और शक्तिशाली देश, कोई भी अमीर और शक्तिशाली देश किसी भी प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण देश पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। किसी प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण, प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण देश पर कब्जा
कब्जा कर ले इन द सेंस बेटा, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने ये तो नहीं बोला था हम आएंगे राजा को ये तो नहीं बोला कि हम सीधा कब्जा करेंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना बेटा। धीरे धीरे उनका तरीका ही अलग है, अलग अलग देश के तरीके अलग है। किसी ने सेना के बल पर किया, किसी ने जो है वो कूटनीति करके किया, किसी ने फूट डाल कर किया। तो बस यही है कि भाई क्या करना, उसका मतलब परिपूर्ण देश पर कब्जा करके आर्थिक शोषण करना। आर्थिक शोषण का मतलब है भाई कि अब तुम ना सिर्फ उस देश का यूज कर रहे हो, वो देश को तुमने कब्जा किया, तुम वहां रह रहे हो, लेकिन उनके वहां के लोगों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपना निकालना है, अपना मतलब निकालना है, तुम्हें अपने देश से ही मतलब है, तुम्हें अपने को अमीर करना है बस। तो वही है करके आर्थिक शोषण करना, आर्थिक शोषण करना। क्या करना है? आर्थिक शोषण करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ गया आप सभी को? तो ये चीज आपके पास उपनिवेश होती है। तो बस वही है कि अब बताओ क्या होगा, अब तुम बताओ क्या, देखो अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे यूरोपीय देश धीरे धीरे अमीर होने लग गए। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, अमीर होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब इनको सीधा व्यापार का पूरा रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया तो जा रहे हैं, खोजें भी हो चुकी है, अब नए नए अच्छे जहाज बनाए जा रहे हैं। वहां से बहुत पैसा इनका आ रहा है। अब इनको ये हो गया कि कौन नए जगहों की खोज सबसे पहले कौन देश करेगा। मतलब यूरोपीय देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने, कंपटीशन होने लग गया। कौन सा देश पहले ढूंढेगा नए देशों को और उस पर कब्जा कर लेगा। आप ऐसा मतलब जो चीज मुझे मिली मैंने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, अब उसका शोषण मैं कर रही हूँ। भारत देश किसी को मिला, वास्को डी गामा, भले पुर्तगाली और सब आए, एक एक करके लास्ट में अंग्रेज टिके यहाँ पर, ठीक है। सब ने अपना प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से मतलब आप देखोगे कंपटीशन होने लगी, कौन से देश पर कब्जा कौन करेगा, किसके उपनिवेश सबसे ज्यादा बनते हैं, ये कंपटीशन बेटा होने लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, भौगोलिक खोजों के परिणाम और प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव होते हैं। आर्थिक प्रभाव होता है, राजनीतिक होता है, सामाजिक होता है और सांस्कृतिक प्रभाव होता है। इसके बारे में हमने देखना है कि आखिर इसके क्या क्या प्रभाव थे। चलो इसको देखते हैं। नए युग की शुरुआत, बिल्कुल बिल्कुल क्या हुई है, नए युग की शुरुआत हुई है। पूरा नया युग, आधुनिक युग, पूरा नया युग स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल वो तो हो चुका है। अब आप देखो, आप सीधे यहाँ पे आ जाओ बेटा, आप यहाँ पे देखो, सीधा हम आपकी बुक में चलते हैं क्योंकि ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बुक से देखना भी जरूरी है। परिणाम आपको बुक से देखेंगे तो आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, भौगोलिक खोजों के परिणाम। सबसे पहले आप देखोगे परिणाम काफी दूरगामी थे। ऐसा नहीं है कि हमें परिणाम एकदम से मिल गया, जैसे तुम्हें रिजल्ट मिलता है अचानक से 1 साल बाद मिल गया, नहीं, इनके ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद तुम्हें परिणाम पता चल गए कि खोज से हमें क्या क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, नहीं, बहुत दूरगामी है। और आप देखोगे इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के वृहद भूखंड से परिचित कराया। भाई ये तो परिणाम है कि लोगों को पता ही नहीं था, इतना बड़ा बड़ा भारत भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, ये वाला देश भी है, वो वाला देश भी है, ये लोगों को पता ही नहीं था। तो एक वृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा विभिन्न सभ्यताएं जो हैं वो आदान प्रदान हुआ, ये भी आप सभी को पता है। अब हम मोटा, अगर आप देखोगे बेटा, संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रचार प्रसार का प्रयास किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अब एक एक नंबर पर हम देखते हैं, गौर करते हैं कि आखिर क्या हुआ। सबसे पहले आप देखो व्यापार और वाणिज्य। वाणिज्य क्या होता है मैम, हमें वाणिज्य नहीं पता मैम, क्या होगा। तो वाणिज्य का मतलब कुछ नहीं होता, वाणिज्य का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वाणिज्य का क्या मतलब होता है बेटा, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है।
अब इम्पॉर्टेंट बात है, हमने क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूरोप से लोग अपने वस्तुएं हैं वो उधर ले जा रहे हैं, वहाँ की वस्तुएं इधर ला रहे हैं, तो वस्तुओं का आदान और प्रदान हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार और वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। पहली बात तो ये हुआ उपनिवेश। अब तुम्हें वो उपनिवेश समझ में आता है ना। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लग गए। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ये क्योंकि व्यापार होने लग गया तो ये मतलब व्यापार से इनको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो ये काफी ज्यादा समृद्ध होने लग गए। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, मतलब बिजनेस में टॉप पर पहुंच गए यूरोपीय देश। फलस्वरूप जो पैसा था, मुद्रा था, उस व्यवस्था का बेटा क्या हुआ है, विकास हुआ है। मुद्रा व्यवस्था का विकास मतलब जब बेटा पैसा बहुत ज्यादा बनने लगेगा तो आप पुराने टाइम पे जिस मुद्रा का प्रयोग करते थे, अब धीरे धीरे मुद्राएं भी क्या हो गई, विकास होने लगा। पहले लोग वस्तु से वस्तु को एक्सचेंज करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो चुका है, धीरे धीरे जब लोगों के पास पैसा इतना बनने लगा तो अब उस पैसे को आप किस फॉर्म में, रुपए बनाओगे। मुद्रा का विकास मतलब पहले तुम जो है वो क्या है, पहले सिक्के चलते थे, सिक्के अब कैसे होंगे, रुपए अब कैसे होंगे। धीरे धीरे मुद्रा का विकास भी यहाँ पर होने लग गया, पैसों का विकास भी होने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। अब हुंडी और ऋण पत्र क्या होता है बेटा, ध्यान रखेंगे। हुंडी का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझ लो कि हुंडी आप समझ लो कि यूरोप में स्थानीय भाषा, मतलब अब हुंडी पर्टिकुलर हमारे यहाँ तो हुंडी भारत देश में तो बोला नहीं जाता, पर ये कोई स्थानीय भाषा में एक क्या शर्त रहित पत्र होता था। क्या था, शर्त रहित पत्र। मतलब कि मैंने एक पत्र लिख दिया है, उस पत्र में मैंने कहा है कि भाई इस व्यक्ति को आप क्या कर देना, इतने रुपए जो है वो क्या है आपको देने हैं। ठीक है, कि एक आज्ञा दे दी है कि आप जो है इतने रुपए इस व्यक्ति को दे दो, 2500 रुपए, 1000 रुपए इस व्यक्ति को आपको देने हैं। उस व्यक्ति का आपने नाम लिख दिया, तो वो पत्र जो है मैंने क्या कर दिया, मैंने दे दिया है। तो अब जिस व्यक्ति के पास वो पत्र जाएगा, माना कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई मैं हूं, ठीक है, मैंने ये पत्र, हुंडी एक पत्र है, इस हुंडी एक पत्र इस दूसरे व्यक्ति को दिया, ठीक है, और इसमें लिख दिया है नाम कि भाई इतने रुपए इसको दे देना, माना 2500 रुपए, ठीक है। अब ये व्यक्ति, इस वाले व्यक्ति के पास, ये वाला व्यक्ति, इसने इस पत्र को इसको दे दिया, ठीक है। अब लेना इस व्यक्ति से है, पैसे लेने इस व्यक्ति से हैं। ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, वो इस पत्र को देखेगा, अच्छा ये पत्र है, इसने दिया है, माना इसका दोस्त है, जो भी है, ठीक है। अब ये इसको इतने रुपए जो है वो क्या दे देगा। तो मतलब कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई इसके बदले तुम ये दोगे वो दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस क्या मिल रहा है, उसके बदले जो है वो क्या है, कुछ जो है वो क्या है, रुपए जो है वो क्या है, मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, हुंडी पत्र जो है वो क्या है यहाँ पर कहते हैं। तो बेटा इसको हम एक बार और देख लेते हैं, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव के बारे में। हमने क्या बोला, हमने कहा नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश क्या हो रहा था, बिल्कुल अमीर बन रहा था। यूरोपीय देशों ने अपनी उपनिवेश बनाए, ठीक है, जो जो जगह उन्होंने खोजी थी उस जगह पर अपना व्यापार किया, और वहां का जितना संसाधन है, सब खनिज वगैरह सब लूट के वहां से क्या है, खुद अमीर बन रहे हैं। तीसरी चीज हमने क्या बोली है, यूरोपीय व्यापार तो बिल्कुल पहुंच चुका है बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर, यानी हम बोल सकते हैं काफी फल फूल रहा है। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हो चुका है। मुद्रा व्यवस्था का मतलब वही है कि भाई पहले मुद्रा चलती होगी, सिक्के चल रहे हैं, धीरे धीरे रुपए वगैरह हर एक देश में क्या हो रहा है, अपने अपनी मुद्रा का यहाँ पर विकास हो रहा है। जैसे हमारे देश के अंदर हुआ, पहले सिक्के चलते थे, सिक्के चलने के बाद जब राजा महाराजा थे तब सोने कोई उस टाइम पे तांबे, सोने, शीशे के सिक्के भी चले हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होता चला गया। अब हम क्या है, रुपए जैसी मुद्रा पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। दूसरा है हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ।
हुंडी ऋण पत्र, हुंडी मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक आज्ञा पत्र होता है जहां पर एक व्यक्ति जो होता है वो एक इस दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है, एक हुंडी दे रहा है, एक हम बोल सकते हैं एक पत्र दे रहा है, ठीक है। जैसे चेक होता है ना, चेक जैसा, उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं रुपए कि भाई इतने जो रुपए हैं वो क्या करना है, वो बेसिकली आप इस हुंडी पत्र के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को क्या है बोलते हो कि इस व्यक्ति को क्या दे दे, इतने रुपए जो है वो क्या है आपको देने हैं। तो ये व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, इससे हुंडी पत्र लेकर इसको दे देगा और बिना शर्त का बेटा ये पत्र होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इसको पैसे देगा तो उसके बदले पता नहीं क्या क्या शर्त रखेगा, नहीं, सिंपल सी बात होती है हुंडी पत्र में। फिर दूसरा क्या लिखा है, ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब भी वही होता है कि भाई उधार वगैरह देना, ठीक है। और तीसरा लिखा है व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापारिक साख का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई व्यापारी है और वो व्यापारी जो है वो हमेशा टाइम पर जो है वो क्या दे देता है, कर्ज वगैरह जो भी उसने निकाला होता है दे देता है, ठीक है। जहां से वो माल खरीदता है, ठीक है, वहां पर वो आसानी से यानी टाइम पर सब कुछ पैसे वैसे दे देता है, तो एक उसने अपनी साख बना दी। क्या बना दी, ईमानदारी की एक साख बना दी। ऐसे ही व्यापारिक साख होता है, यानी जहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, अगर इसको माल चाहिए तो भाई मैं उसको आसानी से दे दूंगी, क्यों, क्योंकि उसकी साख अच्छी है। यानी वो जब भी व्यापार उसने किया होगा तो टाइम टू टाइम उसने सारी की सारी जो है वो क्या है अपने पैसे वगैरह टाइम टू टाइम चुका दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक व्यापार, इतना बड़ा व्यापार जो है उसका क्या हो रहा है, व्यापारिक साख का विकास हो रहा है। तो ये मतलब बोलने का मतलब है व्यापार काफी फल फूल रहा है और यूरोपीय देश काफी अमीर जो है यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन पहले व्यापार काफी ज्यादा क्या होता था बेटा, सीमित स्तर पर था। मतलब कुछ ही यूरोपीय देश हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये आप देखोगे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में भी व्यापार जो है वो ले लिया। क्यों, क्योंकि भाई आपने जो समुद्री रास्ते खोजे हैं वो इन्हीं सागरों के माध्यम से, समुद्री जहाजों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। ऑब्वियसली फलतः पेरिस हो गया, लंदन हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, एंटवर्प हो गया आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख जो है वो क्या है, केंद्र बन गए। फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस में क्या है, ये पेरिस है, सॉरी, लंदन की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम जहां से अंग्रेज आए थे, ठीक है, लंदन की बात करेंगे, एम्स्टर्डम की बात करेंगे, एंटवर्प। मतलब ये कुछ कुछ ऐसे शहर थे जो कॉफी व्यापार के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। उसके अलावा बात करेंगे यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार ज्यादा रहा, क्योंकि पहले ही इटली काफी अच्छा व्यापार करता था, इटली काफी मजबूत था इस व्यापार में। लेकिन आप देखोगे स्पेन हो गया, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, धीरे धीरे अब ये भी क्या कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव भी काफी ज्यादा व्यापार पर बढ़ता है जो वो जा रहा है। मतलब अब यूरोपीय देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वो क्या है, बढ़ चुकी है व्यापार को लेकर। और आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे यूरोपीय देशों के द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित और निर्यात मतलब होता है मैंने अपना कुछ सामान जो है वो क्या है दूसरे देश को दिया, तो मैंने क्या किया, निर्यात किया। और अगर मैंने किसी दूसरे देश से कुछ सामान लिया है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आयात किया है। तो क्या लिखा है, यूरोपीय देशों के द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातु, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना और चांदी। अमेरिका तो उनके हाथ जो लगा, वहां सोने और चांदी की खाने, यहां से उन्होंने भर भर के सोने और चांदी की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही पूरा का पूरा बदल दिया। आप सोचो, सोने और चांदी की कीमतें काफी ज्यादा होती थी और बहुमूल्य ये धातु थी, तो यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था ही सारी की सारी क्या हो गई, उलटफेर यहाँ पर हो गई। अब आप देखोगे 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है वो चांदी पर निर्भर रही है। मतलब आप देखोगे कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो उसका मूल्य चांदी के मूल्य के अकॉर्डिंगली देखा जाता था। आज तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या है, चांदी 80 वर्षों तक बेटा क्या रही, चांदी पर जो है वो क्या है, निर्भर रही। जो चांदी था, जो हम अमेरिका, जो यूरोप जो है अमेरिका से आयात कर रहा था, आयात मतलब वहां से ले रहा था, तो हर एक चीज की जो कीमत है वो चांदी की कीमत के अकॉर्डिंगली ही जो है वो क्या है, देखी जाने लगी। 80 वर्षों तक ये चलता रहा, जब तक ये चीजें खत्म नहीं हो गई। इस मुद्रास्फीति की स्थिति बेटा उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता यहाँ पर बनी रही और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे।
अब वर्ग संबंध का मतलब ये है कि भाई व्यापार जब होगा तो व्यापार होने पर क्या होगा, कुछ वर्ग काफी अमीर होते चले गए और कुछ जो है वो गरीब जो थे वो गरीब ही यहाँ पर रह गए। जो व्यापार में काफी ज्यादा आगे निकल गए, व्यापार में आगे वो निकले जो जिनके पास पहले से ही व्यापार में लगाने के लिए क्या थे, पैसे थे, वही तो आगे निकलेंगे ना व्यापार में, ठीक है। तो वो लोग व्यापार में आगे निकल गए और जो गरीब थे बेटा वो जो है वो क्या है, गरीब ही रह गए। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि आप देखो कि कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो क्या है, सामान की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है जब कोई भी वस्तु जो होती है वो क्या है, काफी कम होती है, ठीक है। तो ये जो होता है वो मुद्रास्फीति का क्या होता है, अर्थ यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले अब व्यापारी वर्ग का पूरा क्या हो गया, प्रभाव बढ़ा। मतलब अब सामंती वर्ग कौन थे, जो राजा के आसपास के जो थोड़े अच्छे खासे लोग थे, क्योंकि वही सामंती वर्ग जो थे उनके पास पैसा था, उन्होंने उस पैसे को क्या लगाया, व्यापार पर लगाया और अब वो व्यापारी वर्ग बन चुका है। क्या बन चुका है, एक व्यापारी वर्ग की उत्पत्ति यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। औपनिवेशिक मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, यानी आप कोई भी देश इन्होंने क्या किया कि भाई मुझे तो अमेरिका मिल गया है। अब जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने तो अमेरिका को क्या बना दिया, उपनिवेश बना दिया। उन्हीं ब्रिटेन वालों ने भारत को उपनिवेश बना दिया, किसी ने अफ्रीका को बना दिया है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया को बना दिया है, यानी जिसको जो मिल रहा है वो बोल रहा है कि ये तो मेरा हो गया, अब तो तुम जाओ, ठीक है। तो ये चीज होने लग गई और आप देखोगे भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, मतलब यूरोप से अलग अलग कंपनियां आने लग गई यहाँ पर व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे 1498, फिर अंग्रेज आ गए, फिर डच भी आए, फिर फ्रांसीसी, डैनिश और स्वीडिश। ऐसा कोई नहीं था जिसको कमाना नहीं था। हर एक जो है वो क्या है, हर एक यूरोपीय को जो है वो यहाँ से कमाना था और सारी की सारी कंपनियां आप देख रहे हो, हर एक कंपनी जो है वो भारत में आई है। लेकिन एक अधिकार किसका हुआ भारत में, किसका हुआ आपको पता होगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, आप यहाँ पर ये देखोगे कि देखो इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां, कैसी कंपनियों की बात करें, देखो भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। साम्राज्यवाद का मतलब तो समझ रहे हो ना तुम लोग कि भाई मैं यहाँ पहुंचा हूं तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा अधिकार हो गया इस देश पर, ये हो गया साम्राज्यवाद, अपना साम्राज्य को फैलाना। यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी जो है वो क्या चलती रही। ऑब्वियसली यूरोप के अंदर जो देश हैं वो भी सोच रहे थे पहले जिसको जो मिलेगा देश वो उसका हो गया। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और इसके और स्वरूप में भी परिवर्तन आ गए। क्या क्या परिवर्तन आए मैम, व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन प्रारंभ किया। अब जब इतना व्यापार होगा तो एक व्यक्ति तो उसको नहीं संभालेगा ना, तो अब क्या हुआ, अब एक व्यक्ति नहीं आ रहा जैसे वास्को डी गामा अकेले अकेले आया था, नहीं, अब उसके बदले वो अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर आ रहा है। और ये कंपनियों को इजाजत किससे मिलती थी, इजाजत मिलती थी वहां के राजा और रानी से, ठीक है। तो भाई आपको बोल दिया 15 साल के लिए आपको जो है वो क्या है भारत में व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इसका बन गया। तो उनको बोल दिया कंपनी। बहुत सारे लोग जब व्यापार करने के लिए चलते हैं, ठीक है, कंपनियां बन गई और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां जो है वो क्या प्रयत्नशील रही। भारत आएंगे तो भारत को बोलेंगे कि ठीक है हम जो है यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, हमें ये आप छूट दो, व्यापार करने में छूट दो। जैसे आज के दिन में जो है वो क्या होता है, छूट मिलती है ना दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए कि भाई टैक्स में छूट, ये छूट। ऐसे ही उस टाइम पे राजा महाराजाओं से ये जो कंपनियां थी वो छूट लेती थी कि भाई हमें जो है वो क्या है अगर यहाँ पे व्यापार करना है थोड़ी छूट दे दो, है ना, ये बनाने दे दो, वो बनाने दे दो। तो ये कंपनियां बहुत चालू थी, मतलब व्यापार करने के लिए उद्देश्य से तो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन दूसरी तरफ से दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई हम इस देश को कैसे कब्जा कर लें। चलिए अब आप देखो इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा
प्रायोजित थे और कुछ राज्य के द्वारा, राज्य मतलब कुछ देश के द्वारा, कोई देश जो है इन कंपनियों को भेज रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ व्यापारी जो है आपस में मिलकर ही क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को बना के और तब जो है यहाँ पे भेजा जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। आगे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया तथा अन्य द्वीप समूह में उपनिवेश एवं बस्तियां जो है वो क्या बसाई गई। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने कितनी बस्तियां बसाई थी? प्रारंभ में पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। आगे तो स्पेन और पुर्तगाल रहेंगे ही, क्योंकि सबसे पहले समुद्री जहाज बनाने का जो प्रयास था वो इन्होंने किया और सबसे पहले खोजें भी इन्होंने करी। लेकिन धीरे धीरे कहीं जो एक स्ट्रेटेजिकली पिछड़ गए कहीं ना कहीं। यहाँ पे अंग्रेज बच्चे काफी तेज रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया था। तो मतलब फ्रांस काफी बाद में शामिल हुआ है। देखो 1664 में फ्रांस शामिल हो रहा है, पुर्तगाल सबसे पहले आ गया है, उसके बाद अंग्रेज और डच। लेकिन इसमें भारत में तो सबसे सफल कौन रहे? अंग्रेज जो है वो क्या है यहाँ पर रहे। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? वाणिज्यवाद का विकास। क्या होता है मैम ये वाणिज्यवाद? जब हम वाणिज्यवाद की बेटा बात कर रहे हैं तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? वाणिज्यवाद का सिंपल मतलब होता है भाई कोई भी जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं का आदान प्रदान करना, मतलब एक व्यापार का ही फॉर्म है जिसको हम वाणिज्यवाद कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का आदान और प्रदान करना। दो देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा लेवल में होने लग गया। क्या होने लग गया? बहुत ज्यादा लेवल में। इससे क्या हुआ? फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हो रहा है। एक हमने कहा साम्राज्यवाद, दूसरा हम कह रहे पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या मैम? पूंजीवाद का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, अब माना कोई भी अब देखो व्यापारी वर्ग तो बढ़ा, व्यापारी वर्ग अब क्या हुआ भाई? व्यापारी वर्ग खुद थोड़ी ना काम करेगा, उसने फैक्ट्री लगाई है तो वो क्या करेगा? खुद काम करेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो मजदूर लेकर आएगा। यानी अब क्या सिस्टम चलने लग गया कि आपने कोई फैक्ट्री बनाई है, उस फैक्ट्री में आप हो गए मालिक, उसके बाद वहां काम करने वाले लोगों को आप कम कम तनख्वाह में क्या कर रहे हो? मजदूरों को पता नहीं कहां कहां से उपनिवेश वाले देशों से लेकर आ रहे हो और मजदूरी करवा रहे हो। तो बेसिकली मतलब हर चीज फायदे के लिए होने लग गई। एक ये हो सकता था कि भाई फायदा दोनों का ही हो रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा हम बोल सकते हैं पूंजीवादियों को होने लगा और जिस वजह से खाई जो है हम बोल सकते हैं काफी बनने लग गई। फायदा जो है वो किसका हो रहा है? पूंजीवादियों का हो रहा है। फायदे के लिए जो है वो सबसे ज्यादा चीजें होने लग गई। जिसमें फायदा होगा वही चीज कृषि में उगाई जाएगी, जिसमें फायदा होगा उसी हिसाब से चीजें होने लगेगी। तो यानी पूंजीवाद में सिर्फ क्या पूंजीवादी क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा फायदे को देखते हैं। और जिस वजह से क्या हुआ, एक आर्थिक बोल सकते हैं एक शोषण वाला वर्ग भी जो है वो क्या हो गया? शोषित वाला वर्ग भी धीरे धीरे उठने लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का नुकसान हो रहा है। यानी मजदूरों का यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होने लग गया। यहाँ पे आप देखोगे देखो, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की होड़, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की काफी ज्यादा क्या होने लगी? लूट होने लगी। साथ ही साथ इसका भंडारण, मतलब आप देखोगे कि आपने सोने और चांदी की, क्योंकि आपको कोई जगह मिली, सोने कोई देश मिला, आपने उस पर कब्जा कर लिया, फिर आपको देखा वहां तो खाने हैं सोने और चांदी की, आपने उस सोने और चांदी के खानों से निकाल के सोने को चांदी को भरना शुरू कर दिया। तो मतलब अब क्या हो रहा है? अमीर होने की होड़ जो है वो लग चुकी है और जिनके पास सुविधाएं हैं वो क्या करने लगे? इसको और भंडारण करने लगे, मतलब इनको इकट्ठा करने लगे सोने और चांदी को। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन जो है वो क्या अग्रणी था? ध्यान रखना, स्पेन ने सबसे ज्यादा जो है वो क्या किया है? इनको भंडारित मतलब सोना चांदी को सबसे ज्यादा इकट्ठा करने का काम कौन सा देश कर रहा था? स्पेन जो है वो क्या है कर रहा था। ध्यान रखेंगे, स्पेन। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास कि कौन कर रहा था भाई? तो स्पेन कर रहा था। ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अब आपको अच्छे से पता है कि अभी हम ये क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर दूसरे देशों में जा रहे हैं, पर ये चाह रहे हैं कि हमारा धर्म भी जो है वो क्या हो, इसका भी प्रचार प्रसार हो। तो अब आप देखोगे कि जब आप देखोगे एक दो युद्ध में जब ये हारे तो ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो काफी धीमा पड़ गया था। लेकिन अब जब उपनिवेशवाद स्टार्ट हो रहा है, नए नए देश मिल रहे हैं इनको, तो इनको लगा कि हम अपने धर्म को जो है वो क्या है बढ़ाते हैं, इसको फैलाते हैं। तो इन्होंने कहाँ कहाँ मिले आपको पता है? अफ्रीका इनको मिला नया, एशिया इनको मिला, अमेरिका इनको मिल गया। तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने क्या किया? धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा बेटा।
ऑब्वियसली अब आप किसी पे अपना धर्म जबरदस्ती थोपोगे कि नहीं भाई ये धर्म ही लेना है, आपको पैसे भी लो इसके बदले। हाँ, मतलब आप पैसे भी देते थे वो इस धर्म को अपनाने के लिए, किसी किसी को बहुत सारी सुविधाएं देते थे कि भाई तुम इस धर्म को अपनाओगे तो तुम्हें ये सुविधाएं मिलेंगी। पर इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन धर्मांतरण, पैसे लो और धर्म बदल दो। सांस्कृतिक अतिक्रमण, मतलब कि तुम दूसरे के देश की संस्कृति को क्या कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, तुम अपनी चीजें थोप रहे हो। तो ये लोगों के अंदर तो भरेगा ना, लोग तो सोचेंगे ना कि क्या करें, जबरदस्ती किसी से अगर कोई चीज आप करवा रहे हो तो वो चीज आपके लिए जो हमेशा क्या है नेगेटिव में जाएगी। फिर इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। चलो, दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया, कि जहां पर चर्च का एक अच्छा लेवल था कि हाँ मतलब ईश्वर की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं, तो जब आप इस तरीके से काम करोगे तो वहां पे चर्च का एक जो लेवल था, पॉपुलैरिटी थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। क्या होने लग गई, कम होने लग गई। प्रभुसत्ता मतलब पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से, क्या बोला मैंने, भौगोलिक खोजों के कारण कहीं ना कहीं ज्ञान में तो वृद्धि हुई थी ना। दूसरे देशों में जो जो नई नई चीजें हैं उनसे हमने बहुत सीखा, यूरोपीय लोगों ने बहुत सीखा, हम लोगों ने बहुत सीखा, से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न जो है वो क्या है उठ खड़े हुए, और धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। कि मतलब अगर कोई भी पादरी कुछ कह रहा है, कोई भी पुजारी कुछ कह रहा है, तो भाई अब हमारे ज्ञान में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि हम उसकी बातों को आंख बंद करके नहीं मानेंगे, है ना। हम उससे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि ये सही है नहीं है, क्या तर्क है, तर्क देंगे। तो बस वही है कि भाई यहाँ पर किसी भी जो धर्म है उस धर्म को आप क्या कर रहे हो, तर्क की कसौटी पर जो है वो क्या कर रहे हो, यहाँ पर तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब धर्म सुधार आंदोलन की हम बोल सकते हैं एक बैकग्राउंड जो है वो क्या बन गया। पांचवा है आपके पास दास व्यापार का विकास। दास व्यापार के विकास का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बोला, एक व्यापारी वर्ग आ गया, पूंजीपति वर्ग जो है वो क्या है हो चुका है। अब जब पूंजीपति वर्ग होगा वो खुद थोड़ी ना काम करेगा, वो क्या करेगा, वो तो मजदूरों को लेकर आएगा, वो काम करेंगे ना वहां पर। तो भाई भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार, अब यहाँ पे लोगों को चाहिए काम करने के लिए लोग, यानी मानव श्रम चाहिए, लोग चाहिए। और वो लोग चाहिए तो आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, जो बड़े बड़े लोग थोड़ी ना करेंगे ना फैक्ट्री में काम। तो यहाँ पर वो क्या करने लगे, जो उपनिवेश देश थे ना वहां से लोगों को खरीद खरीद कर लेकर आने लग गए और उसको अपना गुलाम समझने लग गए। क्या करने लग गए, गुलाम समझने लग गए। अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके जो मूल निवासी थे जो वहां पहले से रहते थे उनको पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेटा क्या करने लग गए, यूरोप एक बाजार सा बन गया। सोचो दासों के लिए भी व्यापार, दासों का व्यापार होने लग गया। दास मतलब लोग, उन लोगों को दास बोला जा रहा है, उनका व्यापार होने लग गया। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था कि व्यक्ति टू व्यक्ति होगा, लेकिन बाद में सीधा व्यापार, मतलब आप सोचो कि इंसानों का क्या हो रहा है, इंसानों का बाजार लग रहा है, ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति की कीमत है, हर एक व्यक्ति कीमत है, उसका भी उस गुलाम की क्या है कीमत है। इन गुलामों को जंगल काटेंगे, खेती करेंगे, सड़क बनाएंगे, जहाजों में ईंधन भरेंगे। तो ये सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो काम जो है वो करवाए जाते थे। और कठिन कार्य जिनके लिए आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कार्यों को इनसे करवाया जाता था और इन पर अमानवीय बर्बरता अत्याचार किए जाते थे। मतलब इनको एक गुलाम समझा जाता था, इंसान भी नहीं समझा जाता था और इनके साथ काफी अत्याचार जो है वो क्या है किए जाते थे। तो बस यही है। तो भौगोलिक खोज का ये एक बहुत ही बड़ा नकारात्मक परिणाम बेटा यहाँ पर निकला। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और ये दास व्यापार, ये तीनों नेगेटिव टर्म हो जाएंगे किसके, भौगोलिक खोजों के। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा हो चुका है कि जो विकसित लोग हैं, यूरोपीय वाले विकसित लोग थे, विकसित ही हम बोल सकते हैं उनको, भले मानसिक रूप से वो विकसित नहीं थे लेकिन हम बोल सकते हैं पैसे के तौर पर वो विकसित हम उसको कहेंगे। वो अविकसित और भोले भाले एवं कमजोर लोगों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ऑब्वियसली क्या हो रहा है, दूसरे देश जाकर उनका क्या है, शोषण किया जा रहा है। फिर आता है भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भ्रांति कैसे, जैसे
भ्रांति थी कि पृथ्वी चपटी है, तो आप पूरा चक्कर लगा दिया कहाँ से है चपटी भाई, ये इस भ्रांति का जो है वो क्या है अंत हो गया है। उसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गए, जब लोग जो है वो धर्म को एक तर्क की कसौटी पर क्वेश्चन पूछने लग गए धर्म से कि अगर तुम कह रहे थे पृथ्वी चपटी है तो कहाँ है चपटी, बताओ क्या प्रूफ है, क्या है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है पूछने लग गए। उसके अलावा धीरे धीरे बेटा क्या होने लग गई थी, यहाँ पे विज्ञान की प्रगति हो रही थी, खोजें हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, नए नए यहाँ पर आविष्कार के रास्ते पर हम बोल सकते हैं नए नए आविष्कार हो रहे हैं। और यहाँ पे इसका स्पेनिश सामने और भी है, इससे यह स्पष्ट होता है। मतलब बोलने का मतलब है स्पेन में जो सिक्के चलते थे ना, उसमें उन्होंने एक संदेश लिखा हुआ था सामने और भी है। सामने और भी है का मतलब ये है कि भाई अभी हमें नई नई चीजें अभी पता ही नहीं है, हम जो सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। आगे पता नहीं कितनी चीजें हैं जो हमें अब जो है वो क्या है आगे हमें मिलेंगी, है ना। तो नई नई यहाँ पर क्या होने लग गई, यहाँ पर नए नए खोज जो है वो क्या होने लगे। और उसके अलावा आप देखोगे कि नई नक्षत्र प्रणाली, कंपास का विकास हुआ, नक्शे का विकास हुआ। तो हम बोल सकते हैं जिसको हमने कहा ना पुनर्जागरण, ये वो पुनर्जागरण था, भौगोलिक खोज का एक परिणाम ये भी था। ठीक है, चलो अन्य परिणाम क्या हुए। अन्य परिणाम का मतलब ये है कि आप देखोगे हर देश से कुछ ना कुछ फसल वगैरह होती थी जो इधर से उधर गई। अब कौन कौन सी फसलें थी वो आप देखो, नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान। अंतर महाद्वीप का मतलब होता है दो महाद्वीपों के बीच में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। कैसे, यूरोप में होती थी चाय, सबसे बेकार बेकार चीजें बेटा इन्होंने हमें दे दी। देखो चाय, अब चाय का कुछ भी नहीं होता है, पर आप देखो हर एक इंडियन सुबह जो है वो क्या चाय पीता है। हर उतनी लत डलवा दी उन्होंने चाय की कि अब हमें चाय पीनी ही पड़ती है, वो हमारे हमारे वो ब्लड में आ चुकी है। अब हमें चाय नहीं मिलती तो हमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चाय वो यूरोप से आई है। उसके अलावा आप देखो चाय, उसके अलावा गन्ना, चलो गन्ना तो फिर भी ठीक है, मक्का, आलू, तंबाकू, उसके अलावा नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हमारे देश के अंदर हुआ यूरोप के माध्यम से। आप देखोगे चाय, कॉफी, तंबाकू, सोचो तंबाकू भी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हमारे यहाँ तंबाकू नहीं था। आलू का भारत जैसे देशों में आगमन बेटा हुआ। ठीक है, भारत ने आम, गन्ना आदि, देखो हमने कितने अच्छी चीजें दी हैं, आम दे रहे हैं, आम का हम वो कर रहे हैं, आम हो गया, गन्ना हो गया, इन्होंने क्या दिया, चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू, कुछ भी नहीं होता इनसे, बेकार। इस प्रकार कहा जा सकता है भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। पूरा विश्व जो है वो क्या है बेटा, चेंज हो चुका है। सारा विश्व जो है वो क्या है, चेंज हो गया है। और विचारों में परिवर्तन आए, ऑब्वियसली विचारों में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं यहाँ पर मिली। आप देखोगे हमारे देश से कितने सारे जो नेता थे, राजनेता थे, गांधी जी हो गए, है ना, और भी हो गए, सब बाहर गए थे पढ़ने के लिए। फिर वहां से पढ़ पढ़ के उन्होंने जो नई नई बुक्स थी, सारी चीजें पढ़ी, तब जाके वो अपने देश में आए और उनको विचारों को फैलाया। तो वो कैसे पढ़ते फिर, है ना, तो ये चीजें हुई। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, जिसको मैंने कहा कि भाई अब दास व्यापार, साम्राज्यवाद, इन सब का बेटा क्या हुआ है, विकास हुआ। इससे दुनिया में यूरोपीयकरण कर दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया का यूरोपीयकरण। मतलब कि भाई यूरोपीयकरण क्या हो गया, यूरोप से आई हुई चीजें, लोग, ये सब पूरे दुनिया में जो है वो क्या है, फैल गए। यूनाइटेड किंगडम जो है देश है, उससे ऐसा कोई देश नहीं होगा कि जहाँ पे उसने अपना गुलाम जो है वो ना बनाया हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। हमने सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी हैं। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, हमने देखा कि भाई किस किस तरीके से, सबसे पहले इतिहास क्या होता है ना, इतिहास के बारे में पहले हमने क्या करी, बात करी। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमने देखा कि भाई हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि भाई भौगोलिक खोज का आखिर अर्थ क्या है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, भौगोलिक खोजों के महत्व हमारे पास हमने पढ़े। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी कि आखिर जो है वो कहाँ कहाँ से पहले व्यापार होता था। फिर धर्म युद्धों का प्रभाव क्या हुआ। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, नेक्स्ट हमने देखा भाई इजराइल, जेरूसलम पर जो है वो क्या है, यूरोपीय वाले हार गए थे। मार्को पोलो का योगदान बहुत ही बड़ा योगदान है भाई।
इटली में साम्राज्य और किस तरीके से 1453 में क्या हो चुका है, कुस्तुनतुनिया की लड़ाई में ये तत्कालिक कारण बना। भौगोलिक खोजों का तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर चीजें हमने क्या देखी, कौन कौन से जहाज, केरावल जहाज, उन्नत नौवहन प्रौद्योगिकी, धीरे धीरे इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे तो हमने यहाँ पर जो है इसके परिणामों के बारे में बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा। वास्को डी गामा हो गए, है ना। तो ये हमारे पास क्या थे, फिर हमने देखे भौगोलिक खोजों के परिणाम और यहाँ पर प्रभाव। तो ये सारे के सारे बेटा आपको जो है वो क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप उसको शेयर जरूर कर देंगे, जो भी बच्चे कह रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से क्या करोगे, शेयर जो है वो जरूर कर दोगे। इसका आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बार इसको फिर से आप देखोगे कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ था। परिणाम इंपॉर्टेंट है, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, भौगोलिक खोजों के परिणाम जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आपका आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या आया होगा बेटा, पसंद आया होगा। एक दो बार जो है वो क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स भी करना, लाइक भी करना, है ना। ठीक है, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपको जो है वो क्या है मिलती हूँ मैं। ओके, बाय बाय।